हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 का अध्याय नंबर 10। कक्षा 10 का कौन सा अध्याय है? 10वां अध्याय है। इसका मतलब ये हमारा भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उस चैप्टर को हमने अलग अलग पार्ट में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था और उसका वन शॉट वीडियो भी आपको मिल गया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, यानी हमारे न्यू सिलेबस का 10वां चैप्टर, क्लास 10th का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और इस लेसन का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें हम मानव नेत्र के बारे में, उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी कार्यविधि क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे और वातावरण में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि हम पूरे चैप्टर को एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये एक वन शॉट वीडियो है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है हर एक टॉपिक को। तो हमारा लेसन नंबर 10 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। स्टार्ट करते हैं। आपका काम सिर्फ समझना है, ध्यान से समझते रहना। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है बेटे, वो पढ़ना है मानव नेत्र। सबसे पहले हम मानव नेत्र पढ़ेंगे, ह्यूमन आई। मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है, एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है। देखो, ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है मानव नेत्र का है। इस मानव नेत्र में हम बाहर से अंदर की तरफ को चलेंगे और हर एक स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसका काम क्या है उसे भी सीखेंगे और उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। जब आप मानव नेत्र को देखते हो तो मानव नेत्र एक गोले जैसा होता है, एक खोखले गोले जैसा। इसमें सबसे बाहर की जो परत होती है ना, ये वाली परत, ये जो सबसे बाहर की लेयर है, इसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। इसका नाम होता है दृढ़ पटल। ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि जो मानव नेत्र में सबसे बाहर की जो कठोर परत होती है उसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। अब दृढ़ पटल के अंदर जो दूसरी परत है बीच वाली, उस परत को हम कहते हैं कोरोइड। क्या कहते हैं? कोरोइड। दृढ़ पटल के अंदर वाली परत क्या होती है? कोरोइड। और कोरोइड से भी अंदर वाली जो लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर, उसे हम कहते हैं दृष्टि पटल, या इंग्लिश में कहते हैं रेटिना। समझ में आई बात? यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के नेत्र में, नेत्र गोलक में मुख्य रूप से कितनी परतें, कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, तो आपको बताना है 3 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे बाहर वाली जो कठोर परत है उसका नाम दृढ़ पटल है। इसका काम है पूरे नेत्र की रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना। उसके बाद दूसरी जो परत है वो कोरोइड है। अब आप कहोगे कि सर कोरोइड का क्या काम है? इस परत का कलर होता है डार्क। यह क्या करती है कि जब इस लेंस से होते हुए प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करेंगी ना, तो अंदर प्रवेश कर कर ऐसा हो सकता है कि वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। यानी ऐसा हो जाए कि जो हमारी आंख के अंदर जो होलो खोखला हिस्सा है, उसकी दीवारें हैं, उन दीवारों पर टकराकर प्रकाश की किरणों का परावर्तन ना हो। इसलिए कोरोइड का काम है, ये डार्क कलर की होती है। ये अपने ऊपर आपतित होने वाले प्रकाश को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से परावर्तन नहीं होता आंख के अंदर और सही प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सही। ठीक है। तीसरी दृष्टि पटल होती है या रेटिना। अंदर की तरफ वाला जो लेयर है, ये वाला लेयर, ये दृष्टि पटल है। ठीक है, सबसे अंदर वाला दृष्टि पटल को हम रेटिना भी कहते हैं। और दृष्टि पटल या रेटिना वो पर्दा होता है जिस पर्दे पर बाहर रखी हुई किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इस नेत्र लेंस के द्वारा बनता है, उस पर्दे के ऊपर। और जो प्रतिबिंब उस पर्दे के ऊपर बनेगा वो वस्तु हमें दिखाई देगी स्पष्ट रूप से। समझ में आई बात? अब जो दृष्टि पटल है, दृष्टि पटल में एक बिंदु आपको याद रखना है। जो सबसे अंदर वाली परत दृष्टि पटल हमने बताई, दृष्टि पटल में इस नेत्र लेंस के बिल्कुल सामने एक बिंदु होता है, यहां बिल्कुल सामने, इसके सामने, यानी इसके मुख्य अक्ष पर। उस बिंदु को हम कहते हैं पीत बिंदु या येलो पॉइंट। पीत बिंदु या येलो पॉइंट पर जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, तो वस्तु हमें सबसे ज्यादा साफ अर्थात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब भी वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनेगा, येलो पॉइंट पर बनेगा, तो वस्तु हमें स्पष्टतम दिखाई देगी।
इस बात को ध्यान रखना है आपको। और ये पीत बिंदु कहाँ होता है इस लेंस का, यदि मैं मुख्य अक्ष खींच दूं तो मुख्य अक्ष पर स्थित होता है पीत बिंदु, जो हमारा नेत्र लेंस है उसके बिल्कुल मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। यदि आप किसी वस्तु की तरफ ही टारगेट बना के ध्यान से देख रहे हैं ना, मान लो मैं आपको कह रहा कि मेरी तरफ देखो, तो जब आप मेरी तरफ देखते हो तो मेरा प्रतिबिंब आपके नेत्र में जो दृष्टि पटल है या रेटिना है उसके पीत बिंदु पर ही बनता है। जिस वस्तु की ओर आप ध्यान से देखते हो उस वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीत बिंदु पर ही बनता है, इसलिए वो वस्तु आपको सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप यदि किसी वस्तु की तरफ देख रहे तो आसपास की वस्तुएं भी तो आपको दिखाई दे रही होंगी। आप देख तो रहे किसी एक वस्तु को टारगेट बना के, पर आसपास की वस्तुएं भी तो आपको दिखाई दे रही होंगी। तो वे जो आसपास की वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं उनका प्रतिबिंब पीत बिंदु के इधर उधर बनता है, यानी वे ज्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं देती। सबसे ज्यादा स्पष्ट जो वस्तु आपको दिखाई दे रही है जिसका आपने टारगेट बना रखा है उस वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है। बताओ स्पष्ट हुई क्या बात? मतलब जिस वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है वो वस्तु सबसे ज्यादा स्पष्ट आपको दिखाई देगी। उसके बाद दृष्टि पटल पर ही यदि नीचे की तरफ आओगे तो आपको ये दिखाई देंगे दृक तंत्रिका या नर्व्स दिखाई देंगी, तंत्रिकाएं। यहां से तंत्रिकाएं जाती हैं मस्तिष्क तक, और जहां इससे ये दृक तंत्रिकाएं निकलती हैं ये सूचना को लेके जाती हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब जो बनेगा ना, यदि यहाँ हमारे आंख के सामने कोई सीधी वस्तु रखी हुई है, इस तरीके से ये वस्तु रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब बेटे दृष्टि पटल पर या रेटिना पर उल्टा बनता है, उल्टा इस तरीके से सीधी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब यदि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा, आपको पता है ना उल्टे प्रतिबिंब सारे कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो हमें तो वस्तुएं सारी उल्टी दिखाई देनी चाहिए। जब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो हमें सारी वस्तुएं कैसी दिखाई देनी चाहिए, उल्टी। जो चीज सीधी खड़ी हुई है, पेड़ भी सारे उल्टे दिखाई देने चाहिए, आदमी भी सारे उल्टे दिखाई देने चाहिए। पर वास्तविकता में ऐसा क्यों नहीं होता है, मैं आपको बताता हूं कि जो प्रतिबिंब बना हमारे दृष्टि पटल पर पीत बिंदु पर वो उल्टा बना, पर उसकी सूचनाएं ये दृक तंत्रिकाएं ले जाती हैं मस्तिष्क में, और मस्तिष्क उन सूचनाओं को एनालाइज करता है। और एनालाइज करके, एनालाइज का मतलब उसके ऊपर खोजबीन करता है और उसे सही क्रम में व्यवस्थित कर कर हमें दिखाता है सीधा प्रतिबिंब। यानी हमारा मस्तिष्क बिल्कुल एक कंप्यूटर जैसा है जो वास्तविकता में उल्टे प्रतिबिंब को सीधा कर देता है। समझ में आई बात? तो ये दृक तंत्रिकाएं, इस मस्तिष्क जो दृक तंत्रिकाएं हैं वे इस उल्टे प्रतिबिंब की सूचनाओं को लेकर पहुंचती हैं मस्तिष्क तक, दिमाग तक, माइंड तक, ब्रेन तक, और वो उन उल्टे प्रतिबिंब की सूचनाओं को एनालाइज करके सीधा करता है और हमें वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं। ये प्रोसेस बहुत फास्ट है, ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये प्रोसेस हो जाता है। एक सेकंड से भी बहुत छोटे से टाइम में ये काम हो जाता है। देखो लगभग 1/16 सेकंड में यह काम हो जाता है, 1/16 सेकंड में। अब देखो जहां से ये दृक तंत्रिकाएं निकल रही हैं वहां भी एक बिंदु है स्पेशल, उस बिंदु को हम कहते हैं अंध बिंदु या डार्क पॉइंट। अंध बिंदु या डार्क पॉइंट पर यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वस्तु हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, देखो हमारी जो आंखें हैं, आंख हैं, उनका जो रेंज है ना, यदि मैं एंगल नापूं, ये वाला एंगल, तो ये एंगल लगभग 180 डिग्री का है, दोनों आंखों का मिलाकर 180 डिग्री का एंगल है। तो 180 डिग्री से पीछे भी तो कुछ वस्तुएं हैं, इधर भी 180 डिग्री से पीछे कुछ वस्तुएं हैं, और ऊपर की तरफ भी 180 डिग्री से पीछे, और नीचे की तरफ भी 180 डिग्री से पीछे कुछ वस्तुएं हैं। उन सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब अंध बिंदु पर ही बनते हैं, इसलिए वे हमें दिखाई नहीं देती। तो आपको अब तक कितनी बात पता चली कि हमारी जो नेत्र है, जो आंख है, वो एक खोखले गोले जैसा है, उसमें 3 परत हैं। पहली परत है दृढ़ पटल जो बहुत मजबूत है, इसका काम पूरे नेत्र की रक्षा करना है। दूसरी है कोरोइड, बीच वाली परत, ये डार्क कलर की होती है, इसके ऊपर जितनी भी लाइट आती है, आपतित होती है, उसे सारे को एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे अंदर किरणों का परावर्तन ना हो। ठीक है, तीसरी जो परत है उसका नाम रेटिना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिना का काम क्या है? रेटिना एक पर्दा है, वो पर्दा जिस पर बनने वाले प्रतिबिंब को हम स्पष्ट रूप से ग्रहण करेंगे और उसकी सूचना कहाँ पहुंचेंगी? मस्तिष्क में पहुंचेंगी। उसके बाद हमने पढ़ा पीत बिंदु। बिल्कुल नेत्र लेंस के सामने दृष्टि पटल यानी रेटिना पर एक बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु या येलो पॉइंट कहते हैं।
इसके ऊपर बनने वाला प्रतिबिंब, जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनेगा वो वस्तु हमें सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगी। उसके बाद जहां से ये दृक तंत्रिकाएं निकलती हैं वहां पर एक बिंदु होता है, उस बिंदु को हम कहते हैं अंध बिंदु। जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बनता है वो वस्तु हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। ठीक है, यहाँ जो ये खोखला हिस्सा सारा है, इस खोखले हिस्से में एक द्रव भरा होता है जिसे हम कहते हैं काचाभ द्रव या कांच द्रव। समझ लो ध्यान से, काचाभ द्रव या कांच द्रव कुछ भी कह सकते हो। इसका जो अपवर्तनांक होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो लगभग 1.33 होता है, 1.33 इसका अपवर्तनांक। और इसका काम बिल्कुल ऐसा ही है कि इसमें से प्रकाश की किरणें जाएंगी और वे, जिससे अपवर्तनांक यहाँ ज्यादा है, वायु से ज्यादा है, नेत्र लेंस के लगभग बराबर है, जिससे उनमें ज्यादा डेविएशन ना हो। डेविएशन का मतलब विचलन। तो इसलिए ध्यान रखना है, काचाभ द्रव या कांच द्रव ये बीच में भरा हुआ लिक्विड है जो पूर्ण रूप से पारदर्शी होता है। और एक चीज ये ध्यान रख लेना कि इसका अपवर्तनांक होता है 1.33। अब आ जाओ फ्रंट साइड में। जो हमारा दृढ़ पटल था ना बेटे, ये दृढ़ पटल जब फ्रंट साइड में जाता है यानी आगे की तरफ, तो थोड़ा सा एक बल्ब की तरह उभार इसमें दिखाई देता है। ठीक है, ये जो बल्ब की तरह उभार दिखाई दे रहा ना हमें, ये वाला, ये ट्रांसपेरेंट लेयर, पीछे तो थी नहीं ये ट्रांसपेरेंट, दृढ़ पटल तो पारदर्शी नहीं थी, पर जब आंख के सामने की तरफ हम आते हैं तो ये दृढ़ पटल ही पारदर्शी परत में बदल जाती है। और इस पारदर्शी परत को, ये यहां से लेके यहां तक आ रही पारदर्शी परत पूरी, इस पारदर्शी परत को जो सबसे फ्रंट साइड में है इसे कहते हैं स्वच्छ मंडल या फिर कॉर्निया। या तो स्वच्छ मंडल कहो या तो कॉर्निया कहो। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, 100% ट्रांसपेरेंट यानी 100% पारदर्शी है। और बाहर से हमारे नेत्र की रक्षा करेगी, क्योंकि हमारा नेत्र आगे की तरफ से बहुत नाजुक है, बहुत सेंसिटिव है। तो स्वच्छ मंडल या कॉर्निया सबसे बाहर का लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, साफ सुथरा लेयर है बिल्कुल एकदम। ठीक है, उसके बाद आप इस लेयर से अंदर की तरफ जब आते हो तो आपको दिखाई देती है आइरिस या परितारिका। आइरिस क्या है? ये जो नेत्र लेंस है ना हमारा, इसके ऊपर चारों तरफ से चढ़ी हुई लेयर, ये एक लेयर है जो इसके ऊपर चढ़ी हुई है, और इधर से भी लेयर है चढ़ी हुई। आपने देखा कि जब आप आंख को ध्यान से देखते हो तो आंख का ज्यादातर हिस्सा आपको सफेद दिखाई देता है, और सफेद के बीच में एक दिखाई देता है आपको बहुत छोटा सा छिद्र। ठीक है, वो छिद्र खुला हुआ नहीं है, उसे ढक रखा है इसने। किसने? कॉर्निया ने ढक रखा है उसे। कभी आप सोचो कि खुला हुआ ही है, तो वो जो बीच में छिद्र है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे लेंस का एपर्चर होता है ना, जैसे कैमरे का लेंस होता है। हमारी आंख एक कैमरे जैसी है, कैमरे का लेंस होता है बिल्कुल बीच में। आप मोबाइल फोन का कैमरा देख लो अपने, और उसका जो है वो एपर्चर, जब आप अंधेरे में फोटो खींच रहे होंगे तो एपर्चर ज्यादा खुल जाएगा आपका, और जब आप रोशनी, जितनी ज्यादा रोशनी होगी आपके कैमरे के सामने, वो एपर्चर उतना बंद हो जाएगा, तो वो उसका साइज बदल सकता है। उस एपर्चर को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्र तारा या प्यूपिल या पुतली। अभी बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि दृढ़ पटल जब सामने की तरफ आई, तो सामने की तरफ आने के बाद दृढ़ पटल एक पारदर्शी परत में बदल गई, जिसे हमने स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहा। इस स्वच्छ मंडल या कॉर्निया के अंदर की तरफ हमें एक लेयर दिखाई दी व्हाइट कलर की, जो आंख को चारों तरफ से घेर के रखती है, बीच में एक छोटी सी जगह बची रहती है, उसे हम कहते हैं आइरिस या परितारिका। ठीक है, आइरिस या परितारिका का काम क्या है अभी डिस्कस करेंगे हम। आइरिस या परितारिका से फिर बिल्कुल बीच में चले जाओ आप, तो आपको नेत्र तारा या प्यूपिल या पुतली नजर आएगी। बिल्कुल बीच में वो है, जैसे आपके कैमरे का लेंस है, वो जूम करने पर अपने साइज को चेंज करता है। जब आप जूम करते हो ना अपने फोन के कैमरे से, तो उसका जो बीच में है अपर्चर, कभी तो ज्यादा खुलता है कभी कम खुलता है। ठीक है, तो इसी तरह नेत्र तारा या प्यूपिल या पुतली, ये हमारी आंख के लेंस का अपर्चर है। अंधेरे में ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ इस जगह एक छिद्र मिलता है एक छोटा सा, ये अंधेरे में तो हो जाएगा बड़ा, और जितनी ज्यादा रोशनी है उतना ही सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी एक नियमित या नियंत्रित प्रकाश की मात्रा को हमारी आंख के अंदर प्रवेश करने देता है ये। तो पुतली या नेत्र तारा समझ में आ गया, या प्यूपिल समझ में आ गया? ज्यादा रोशनी में जाओगे एकदम आंखें बंद होंगी आपकी, यानी आपका जो पुतली है, पीपिल है या नेत्र तारा है, वो सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने। उसके बाद आते हैं हम यहाँ
जो हमारा बाहर का लेयर था ना, जिसे हमने कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहा था, जो दृढ़ पटल आगे आके स्वच्छ मंडल में कन्वर्ट हो गया था, वो दृढ़ पटल और हमारे नेत्र का लेंस, जिसे आप क्रिस्टलीय लेंस कह सकते हो या नेत्र लेंस कह सकते हो या नेत्रिका कह सकते हो, अभी इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको। आपको ध्यान ये रखना है कि बाहर वाली परत स्वच्छ मंडल या कॉर्निया और लेंस के बीच में भी एक लिक्विड भरा होता है, जिसे कहते हैं जलीय द्रव या नेत्रोद, या तो जलीय द्रव कहो या नेत्रोद कहो। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.33 के लगभग होता है, 1.33। इसका अपवर्तनांक भी 1.33 होता है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना एग्जाम में, मैं थोड़ा सा लेवल हाई लेके चल रहा, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो सुनो, अब आगे हम जलीय द्रव या नेत्रोद, इसका काम लेंस की रक्षा करना है। अब हम क्रिस्टलीय लेंस या नेत्रिका लेंस पर आ गए, इसे आप नेत्र लेंस भी कह सकते हो, क्रिस्टलीय लेंस को नेत्र लेंस भी कह सकते हो। और इस नेत्र लेंस की खासियत यह होती है कि यह लचीला होता है। और जो जो बातें मैं बताऊंगा ध्यान से समझ लेना, सारी बातों को लिखाया नहीं जा सकता है, तो इसलिए हर एक चीज को समझा करो ध्यान से। जो नेत्र लेंस है, इसकी सबसे पहली खासियत मैं आपको बताता हूं कि ये लचीला है। लचीला का मतलब ये फ्लेक्सिबल है। जैसे कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं ना, कॉन्टैक्ट लेंस, पहले मैं भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज करता था, मैंने कम से कम 6-7 साल कॉन्टैक्ट लेंस ही यूज करे। ये जो चश्मा है ये तो अभी लगाना शुरू करा कुछ सालों से ही, पहले कॉन्टैक्ट लेंस ही यूज करता था, फिर मुझे लगा कि अनकंफर्टेबल है। अब कॉन्टैक्ट लेंस ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि कांच के बने हुए होते होंगे, वे तो बहुत फ्लेक्सिबल रबड़ के बने हुए होते हैं, और उन्हें आराम से आंख के ऊपर आप रखो और चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं है। पर उसमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद धूल में नहीं जा सकते, चश्मे आपको ऊपर से लगा के ही रखने पड़ेंगे, गोगल्स। और आप अपना मुंह नहीं धो सकते बार बार, खतरा रहेगा कि आंख खोल के पानी चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेंस नीचे गिर गया तो हजारों रुपए का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना आप। कई बार तो ऐसा मेरे साथ हुआ कि जब मैं कॉन्टैक्ट लेंस लगाता था, तो मान लो ड्यूटी से आया और मैंने मुंह धो लिया अपना वॉश बेसिन में, और वो लेंस निकल के वॉश बेसिन में ही गिर गया, और मैं वॉश बेसिन में उसे ढूंढ रहा, कहाँ गया कहाँ गया। कई कई बार तो 10-10 15 15 मिनट हो गए उसे ढूंढने में, और फिर जाके वो कहीं मिला, फिर उसे देखा, उसके ऊपर स्क्रैच तो नहीं आए, फिर लगाया। तो इसलिए मैं इन दिक्कतों से परेशान होकर कॉन्टैक्ट लेंस लगाना बंद कर दिया बिल्कुल। अब देखो सुनो, चश्मे ज़्यादा सही हैं, ये कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल का मतलब यूज़र फ्रेंडली हैं, इजी टू यूज़ हैं, जब चाहो उतार दो, मुंह धो लो, कितने रगड़ रगड़ के आंखें धो लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारा क्रिस्टलीय लेंस है, इसे आप नेत्र लेंस भी कह सकते हो, लचीला है, फ्लेक्सिबल है। इस लेंस की खासियत ये होती है कि ये बाहर की तरफ देखो, आप यदि इसका बाहर वाला देखोगे ना, पृष्ठ, उसमें तो वक्रता कम है और अंदर वाले पृष्ठ में वक्रता ज्यादा है। यानी बाहर वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या तो होती है ज्यादा और अंदर वाले की कम। ये जो बाहर वाला पृष्ठ है, मतलब आप ऐसा मत समझना कि नेत्र लेंस दोनों तरफ से उसकी वक्रता बराबर होगी, ऐसा नहीं होता नेत्र लेंस। नेत्र लेंस की खासियत यह है कि बाहर की तरफ से तो इसकी वक्रता कम है और अंदर की तरफ से इसकी वक्रता ज्यादा है, ऐसा होता है नेत्र लेंस, देख लो। तो यहां इसकी फोकस दूरी ज्यादा है और वक्रता कम है। ठीक है, फोकस दूरी तो ज्यादा है इसकी और पावर कम है, और इसकी फोकस दूरी कम है और पावर ज्यादा है। तो ध्यान रखना है कि जो नेत्र लेंस है वो बाहर की तरफ से ज्यादा घुमावदार नहीं होता, अंदर की तरफ से ज्यादा घुमावदार होता है, इसकी पावर अंदर से ज्यादा होती है। पहली खासियत ध्यान रखोगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यदि आप कहो जी हमारा नेत्र लेंस है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, मैं आपको बता रहा, सुनना ध्यान से। आपका नेत्र लेंस है ये, नेत्र लेंस बाहर इसका अपवर्तनांक 1.33 से ही स्टार्ट होगा, और बाहर से जैसे अंदर अंदर की तरफ जाओगे, अंदर की तरफ जाओगे, सेंटर में इसके बिल्कुल बीच में, तो अपवर्तनांक इसका बढ़ता चला जाता है। और बिल्कुल सेंटर में जब आप पहुंचोगे ना, यहाँ जहां इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, वहां इसका अपवर्तनांक बेटे 1.44 होता है। कितना होता है? 1.44। तो नेत्र लेंस का अपवर्तनांक 1.44 होता है, पर वो बिल्कुल सेंटर में पहुंच के होता है। पूरे नेत्र लेंस का अपवर्तनांक एक जैसा नहीं होता। कभी आप सोच रहे हो जी पूरे नेत्र लेंस का अपवर्तनांक 1.44 है, हमारा जो नेत्र लेंस है वो लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। एक लेयर बाहर वाली, फिर उससे अंदर वाली लेयर, फिर उससे अंदर वाली लेयर, फिर उससे अंदर वाली लेयर,
जो सबसे अंदर में सेंटर में जो लेयर होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1.44 होगा, और जितना आप इस बीच वाली लेयर से बाहर की तरफ को जाओगे उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटते 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 इसके बराबर और इसके बराबर हो जाएगा, यानी 1.33 और 1.33। क्लियर बात? बाहर वाली लेयर ज्यादा घुमावदार नहीं है, अंदर वाली ज्यादा घुमावदार है। क्लियर बात? अब देखो, इसके दोनों तरफ जो है बेटे, लेंस के दोनों तरफ, ऊपर से भी और नीचे से भी, मांसपेशियों ने इसे ऐसे पकड़ा हुआ, चारों तरफ से पकड़ा हुआ, पर हमने ऊपर नीचे से इसलिए दिखा रखा क्योंकि हमने लेंस को ऐसे काट रखा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन LS, अनुदैर्ध्य काट। जैसे हमने एक टमाटर रखा और उसे यूं काट दिया, तो काटने के बाद आपको अंदर से दिखा रहे हैं हम नेत्र को कि कैसा है। तो ये ऊपर नीचे जो दिखाई दे रही इन्हें कहते हैं पक्षमाभिक पेशियां या मांसपेशियां। ये मांसपेशियां जब इस लेंस को पकड़ के खींच देंगी ना बाहर की तरफ को, तो ये पतला हो जाएगा, यानी इसकी पावर तो हो जाएगी कम और फोकस दूरी हो जाएगी ज्यादा। और जब ये इसे दबा देंगी ऐसे ऐसे दबाएंगी, तो ये मोटा हो जाएगा, और मोटा हो जाएगा तो इसका मतलब फोकस दूरी तो हो जाएगी कम, पर पावर हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी इसकी ज्यादा। तो जल्दी से आप पहले तो इतना स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये चीज जो मैंने इसमें ऐड की है इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या क्या सीखना है हमें। हमें सीखना है मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। यानी ये लेंस प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? दृष्टिपटल पर, और दृष्टिपटल के भी पीत बिंदु पर। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये बाहर वाला लेयर, ये बाहर वाला लेयर कॉर्निया स्वच्छ मंडल कहते हैं। चित्र 10.1 में दर्शाए अनुसार यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। यह है स्वच्छ मंडल या कॉर्निया, पारदर्शी उभार बना रही, देखो आगे की तरफ उभार है ना। नेत्र गोलक की आकृति, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ले लिया? चलो देखो बेटे, अब नेत्र गोलक मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि आपका पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आएगा। इसमें से या तो चित्र बनाने के लिए आ जाएगा, आपको चित्र बनाना है, और कुछ स्पेशल क्वेश्चन आएंगे, जैसे नेत्र में कितनी परत होती हैं, ठीक है, सामने वाली जो सबसे बाहर वाली परत है उसका क्या नाम है। तो नेत्र कैसा होता है? लगभग गोलाकार होती है नेत्र की संरचना, तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। हमारा जो नेत्र गोलक है उसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही अपवर्तन हो जाता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल कॉर्निया, पता है ना, बाहर वाली लेयर ट्रांसपेरेंट जो पीछे दृढ़ पटल थी और सामने आके पारदर्शी होगी। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। यानी जो हमारा अपवर्तन की क्रिया है वो तो कॉर्निया से ही स्टार्ट हो जाती है, बाहर वाली लेयर से ही। कॉर्निया के अंदर जो वो लेंस लगा हुआ, उसका लेंस का काम तो फोकस दूरी बदलना है, फोकस दूरी बढ़ाना या घटाना वस्तु की स्थिति के अनुसार। वस्तु जितना दूर रखी होगी उसके अनुसार अपनी फोकस दूरी को बदलने का काम है, लेंस का मुख्य काम यह है। तो यहां लिखा हुआ है कि समायोजन करता है लेंस, दोबारा पढ़ रहा, क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए, यानी दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका, आइरिस। परितारिका गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। हमने बताया था कि वो क्या करता है, पुतली के साइज को घटाता बढ़ाता है, मांसपेशियों के पास ही था वो, ठीक है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है।
पुतली बिल्कुल ऐसा है जैसा हमारे कैमरे का एपर्चर होता है। वो जो हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा है उसे कंट्रोल करता है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। हुई थी ना बात कि उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर यानी दृष्टिपटल पर। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, एक पर्दा होता है रेटिना, जिसमें वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, हमारा जो रेटिना पर्दा है उसमें मुख्य रूप से दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक तो नेत्र दंड, एक तो नेत्र शंकु। ये जो नेत्र दंड होते हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनके बारे में भी। जो नेत्र दंड होते हैं इनका काम होता है प्रकाश की तीव्रता को मैनेज करना, यानी प्रकाश के प्रति सुग्राही होते हैं, प्रकाश की तीव्रता के प्रति। जो हमें रोशनी कहीं ज्यादा और कहीं कम दिखाई दे रही ना, वे हमारा जो रेटिना है यानी दृष्टिपटल है उसमें उपस्थित दंड कोशिकाओं की वजह से हमें रोशनी अलग अलग दिखाई देती है, कहीं ज्यादा कहीं कम। यदि हमारे नेत्र के अंदर जो दृष्टिपटल है, जो रेटिना है, और उसमें दंड कोशिकाएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, तो हमें बहुत रात को भी अंधेरे में भी बहुत साफ दिखाई देगा। और जिस मनुष्य के दृष्टिपटल में यानी रेटिना में दंड कोशिकाओं की संख्या घट जाएगी ना, उसकी प्रकाश के प्रति सुग्राहिता घट जाएगी, वो कम रोशनी में उसे बहुत कम दिखाई देगा। तो दंड कोशिकाएं सक्रिय होना बहुत जरूरी है और संख्या भी उनकी बढ़िया होना जरूरी है बहुत। और एक होती हैं शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं जो हैं वे हर एक चीज को कलरफुल दिखाती हैं। तो रंगों का जो महसूस हम रंगों को करते हैं ना, वो दृष्टिपटल यानी रेटिना में उपस्थित शंकु कोशिकाओं के कारण हम अलग अलग रंगों का अनुभव करते हैं। जिस व्यक्ति के नेत्र में दृष्टिपटल अर्थात रेटिना में शंकु कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होगी या निष्क्रिय होंगी, उसे इस दुनिया के सारे कलर दिखाई नहीं देने के हैं। जैसे आपने एक रोग का नाम, एक लिंग सहलग्न लक्षण का नाम सुना होगा, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो जिन व्यक्तियों में वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, उनके दृष्टिपटल या रेटिना में शंकु कोशिकाओं की संख्या या तो कम होती है या फिर वे शंकु कोशिकाएं निष्क्रिय होती हैं, या वे हर एक कलर को एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, जिसकी वजह से वर्णांध व्यक्ति जो भी होगा उसे सारे कलर दिखाई नहीं देंगे, कुछ कलर्स दिखाई देंगे, कुछ कलर्स उसे दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है कि रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। रेटिना माने दृष्टिपटल, जिसमें वृहद संख्या में यानी बहुत बड़ी संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रकाश के प्रति सुग्राही तो दंड कोशिकाएं होती हैं। शंकु कोशिकाएं रंगों के प्रति सुग्राही होती हैं और दोनों तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा यानी उन नर्व्स द्वारा, तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। सूचनाएं कहां पहुंच जाएंगी? मस्तिष्क तक। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख लेते हैं। नहीं तो प्रतिबिंब तो उल्टा बना था उसका। हर एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख के अंदर पीत बिंदु पर, दृष्टिपटल पर, रेटिना पर उल्टा ही बनता है। पर उसकी सूचनाएं ये दृक तंत्रिकाएं यानी विजिबल नर्व्स या विजुअल नर्व्स कह दो, ये लेके जाती हैं कहाँ? मस्तिष्क तक। और मस्तिष्क इसे एनालाइज करके सीधा करके हमें दिखाता है किसी भी वस्तु को। देखो यहाँ एक हेडिंग लिखी हुई है, नोट। जो हमारी दृष्टिपटल है या रेटिना है, जो पर्दा है जिस पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उसमें दो तरह की मुख्य रूप से कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती हैं नेत्र दंड यानी दंड कोशिकाएं, ये तो प्रकाश सुग्राही होती हैं। और एक होते हैं नेत्र शंकु यानी शंकु कोशिकाएं, ये रंग के प्रति सुग्राही होती हैं। तो कलर दिखाई दे रहे हैं शंकु कोशिकाओं की वजह से, और प्रकाश की जो तीव्रता का हम अनुभव कर पा रहे हैं वे दंड कोशिकाओं की वजह से अनुभव कर रहे हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, आगे चलते हैं। फिर ले लिया? ठीक है, चलो देखो अगली बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे, देखो नेत्र हमने पूरा पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे बेटे संमंजन क्षमता की। अगला हेडिंग है हमारा संमंजन क्षमता।
सहमंजन क्षमता को हम कहते हैं एकोमोडेशन पावर। आपको पता है कि यदि कोई वस्तु बहुत दूर है तो हमारे लेंस को अपनी फोकस दूरी को बढ़ाना पड़ेगा वस्तु की स्थिति के अनुसार। कोई भी वस्तु हमारी आंख से जितनी ज्यादा दूर होती है, हमारा नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को उतना बढ़ा लेता है वस्तु की स्थिति के अनुसार, जिससे उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र में अंदर वाली लेयर दृष्टिपटल या रेटिना के पीत बिंदु पर ही बने। तो हमारा जो नेत्र लेंस है उसके अंदर एक खासियत है कि वो वस्तु की स्थिति के अनुसार अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकता है। उसके ऊपर जो मांसपेशियां हैं वे मांसपेशियां उसे दबाती हैं तो फोकस दूरी उसकी घट जाती है, पावर बढ़ जाती है। और मांसपेशियां जब उसे खींचती हैं तो फोकस दूरी उसकी बढ़ जाती है और पावर घट जाती है। वस्तु की स्थिति के अनुसार नेत्र लेंस को अपनी फोकस दूरी बदलने की एक नेत्र लेंस के अंदर जो क्षमता होती है उस क्षमता को हम कहते हैं समंजन क्षमता या एकोमोडेशन पावर। क्लियर होगी बात? देखो, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है। और वो फोकस दूरी क्यों बदल रहा? मैं कभी तो देख रहा कैमरे की तरफ और कभी देख रहा मैं बोर्ड की तरफ। जब मैं कैमरे की तरफ देखता हूं तो क्या होता है, तो मेरा नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को बढ़ा लेता है कैमरे के अनुसार, कैमरे की दूरी के अनुसार। और जब मैं बोर्ड की तरफ देखता हूं तो मेरा नेत्र लेंस अपने फोकस दूरी को घटा लेता है बोर्ड की दूरी के अनुसार। तो हमारे सबके नेत्र लेंस में खासियत है। पर दूर की वस्तुओं को देखना ज्यादा आसान है, पास की वस्तुओं को देखना मुश्किल है। आप कहोगे कि सर इसका उल्टा तो हमें सही लगता है, आप तो उल्टी बात बता रहे हैं। आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना, आपकी जो किताब है या मोबाइल फ़ोन के साथ ही कर लो। मोबाइल फ़ोन में जो भी लिखा हुआ है उसे पास लाते रहो, पास लाते रहो, पास लाते रहो, पास लाते रहो। जितना आप पास लेके आओगे ना उतनी यूँ समझ लो चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा आपके, और धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। हमें किसी भी वस्तु को, यदि हमारा नेत्र बिल्कुल सही है तो किसी भी वस्तु को अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तु हम रखते हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है बिल्कुल। और उस दूरी को, यानी नेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है ना हमारी आंख से, उसे कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, देखो हमें पता चल गया सहमंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी बदलने का गुण वस्तु की स्थिति के अनुसार। अब यहाँ कुछ बातें और भी हैं। देखो यहाँ एक बहुत बढ़िया पॉइंट है जिसमें से क्वेश्चन आता है पेपर में। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के, यानी कोई आंख में टेंशन नहीं हो रही, कोई दबाव नहीं पड़ रहा, सिर में दर्द नहीं हो रहा, चक्कर नहीं आ रहे, कितनी पास रखनी चाहिए वस्तुओं में? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे क्या कहते हैं? उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यह एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या है, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है। तो आप किसी भी वस्तु को 25 सेंटीमीटर पे रखो तो साफ दिखाई देगी यदि आपके नेत्र में किसी प्रकार का दोष नहीं है। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं, तो ध्यान रखना है, निकट बिंदु भी कहते हैं इसे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए, जो बिल्कुल एकदम वयस्क का मतलब एक कोई जवान बच्चा है, बिल्कुल स्वस्थ है, उसके लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। वह, अब देखो अगली चीज आ गई, ध्यान से समझना, अगला पॉइंट आ गया, यहां से अगला पॉइंट है। मतलब आपको इस बात का पता चल गया कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। यदि किसी वस्तु को आप 25 सेंटीमीटर पर रखोगे तो वो आपको साफ दिखाई देगी। अब सवाल यह है कि किसी वस्तु को कितना दूर रखा जाए कि वो दूर कब सबसे ज्यादा दूर रखने पर साफ दिखाई देगी। नजदीक का तो पता चल गया 25 सेंटीमीटर, दूरी कितनी होनी चाहिए कि वस्तु साफ दिखाई दे? तो वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु या फार पॉइंट,
कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। ध्यान रखना, कितनी दूरी पर? अनंत। तो जो दूर बिंदु है वो अनंत माना जाता है, कि अनंत तक हमें साफ दिखाई देता है। अनंत माने बहुत दूर। इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। तो हमारी जो रेंज होती है, देखने की रेंज, बिल्कुल साफ, यदि हमारे नेत्र में कोई रोग नहीं है और हमें बिल्कुल साफ देखना है, तो हम 25 सेंटीमीटर से अनंत तक साफ देख सकते हैं। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर तो निकट बिंदु है और अनंत है दूर बिंदु। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो यदि लेना हो तो। वैसे आपको ये सारे पीडीएफ नोट्स एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, सारे पीडीएफ नोट्स। ठीक है बेटे, चलो आगे चलते हैं। हमें पता चल गया समंजन अक्षमता क्या है, निकट बिंदु क्या है, दूर बिंदु क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, ये बातें सारी पता चल गई ना। देखो अब क्या सीखना है हमें। यहाँ एक और बहुत बढ़िया पॉइंट आया, बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना। देखो क्या है, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। देखा होगा आपने, जब एज बढ़ती है तो नेत्र लेंस या तो सफेद रंग का हो जाता है, दूधिया या धुंधला, और धुंधला ही दिखना शुरू हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहते हैं। ध्यान रखना है, मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कब होता है? जब नेत्र लेंस कैसा हो जाए? सफेद हो जाए, धुंधला हो जाए, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाए सफेद रंग की। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है, दिखाई देना बंद भी हो जाएगा यदि ऑपरेट नहीं कराने के। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात, यानी ऑपरेशन के पश्चात, दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। यानी जो मोतियाबिंद है ये कोई ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। मोतियाबिंद में डॉक्टर क्या करता है, वो एक लेयर चढ़ जाती है ऊपर, विटामिन ए की कमी से भी हो जाता है ये, तो उस लेयर को उतार देता है डॉक्टर। जो सफेद रंग की लेयर चढ़ी ना लेंस के ऊपर, डॉक्टर उस लेयर को उतार देंगे और फिर दोबारा से यदि जरूरत है किसी लेंस की, फोकस दूरी में कोई गड़बड़ी मच रही और लेंस की जरूरत है, तो लेंस को उसमें लगा देंगे और लगा के लेंस को फोकस दूरी को सेट करके बिल्कुल, और नेत्र को ओके कर देंगे बिल्कुल एकदम। तो ज्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, बहुत माइनर सा ऑपरेशन होता है। इसमें मैक्सिमम 20 मिनट लगते हैं ऑपरेशन में, 15 से 20 मिनट, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। और पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कब ऑपरेशन हुआ, कब मैं बाहर निकल गया ऑपरेट होके, कब सब सही हो गया। ठीक है, थोड़े दिन तक चश्मा लगा के रखना पड़ता है बिल्कुल काला, जिससे ज्यादा प्रकाश हमारे नेत्र में ना प्रवेश करे, और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आगे चलते हैं, चलो अगला टॉपिक क्या है, देखो ध्यान से। अगला टॉपिक जो हमें सीखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, यह बात पक्की है। टॉपिक है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। ठीक है, दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां लिखा है प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। ये दोष हैं, पहला है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट की वस्तुएं तो सही दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। ये रोग बच्चों में होता है ज्यादातर। जिन भी पढ़ने लिखने वाले बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं उनके सबको यही प्रॉब्लम है, निकट दृष्टि दोष। यानी निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, किताब तो अच्छी पढ़ लेंगे, लिख भी लेंगे अच्छा, पर जब वे क्लास में बैठकर बोर्ड पर देखेंगे तो बोर्ड पर उन्हें साफ दिखाई नहीं देगा। तो ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की दृष्टि तो सही है और दूर की दृष्टि सही नहीं है। ठीक है, दूसरा जो दोष है वो है दीर्घ दृष्टि दोष, या इसे दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। और जो तीसरा है, तीसरा वो है जरा दूरदृष्टिता या प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया, इन तीनों को हमें डिस्कस करना है। जरूरत जहां पड़ती है स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। वैसे आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे सारे नोट्स, ही सारे नोट्स एप्लीकेशन में मिलेंगे। जो हमारा एप्लीकेशन है KMD सहारनपुर प्ले स्टोर पर, वहां सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे।
जहां जरूरत लगती है वहां आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, देखो समझो ध्यान से, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। अभी मैंने बता दिया कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देने की साफ। अब सवाल यह खड़ा होता है जी, क्यों दूर की वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई देती साफ? देखो इन तीन चित्रों में पहले चित्र को देखो। यह हमारे पास ओ माने ऑब्जेक्ट माने वस्तु है। इस वस्तु से प्रकाश की किरणें चली, और जब प्रकाश की किरणें चली तो हुआ क्या? हुआ ये कि यहां प्रतिबिंब बना, रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया इसका। पर ये इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बना, इसका मतलब ये है कि इसका दूर बिंदु, उसका दूर बिंदु यहां है। और वास्तविकता में होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था ये कि ये लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु। तो दूर बिंदु उसका ये है, दूर बिंदु ये है। और दूर बिंदु ये नहीं होना चाहिए था। आपको बताया था दूर बिंदु फार पॉइंट होता है अनंत पर। कहां होता है? अनंत पर। इसका दूर बिंदु अनंत पर होना चाहिए था। मतलब प्रकाश की किरणें जो अनंत से आती इस तरीके से में समांतर आती ना एक दूसरे के, ऐसे। तो जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, मुख्य अक्ष के भी समांतर आ रही हैं, उनका प्रतिबिंब बनना चाहिए था यहाँ रेटिना के ऊपर, यहाँ यहाँ। पर दूर बिंदु तो है ही नहीं, दूर दूर बिंदु ही नजदीक आ गया, दूर बिंदु नजदीक आ गया। देखो दिखाई दे रहा आपको? देखो ये दूर बिंदु है, दूर बिंदु होना चाहिए था अनंत पर। तो यहां यदि कोई वस्तु रखी जो पास है, अनंत पर नहीं है, उसका प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनेगा। पर यदि कोई वस्तु दूर रखी हुई है ना, थोड़ी दूर, जैसे आपका बोर्ड है, क्लास में ब्लैक बोर्ड है आपका, तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें जब यहां लेंस के ऊपर पड़ेंगी तो उसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, इस जगह यहां। और यानी दृष्टि पटल रेटिना से पहले ही बन जाएगा। तो बताओ बोर्ड पे लिखा हुआ साफ दिखाई देगा क्या आपको? जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, इस वाले चित्र को देखो। ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है ब्लैक बोर्ड से आ रही, यानी दूर से अनंत से आ रही, और ये प्रकाश की किरणें आई और आके देखो, बनना तो चाहिए था यहाँ प्रतिबिंब, पर ये तो यहीं मिल गई आपस में। इसका मतलब दृष्टि पटल से पहले ही प्रतिबिंब बन गया, यहाँ बन गया प्रतिबिंब उल्टा। अब जब यहां प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु साफ दिखाई देगी क्या? बोर्ड पे लिखा हुआ तो साफ दिखाई नहीं देने का। समझ में आ रही बात? देखो अब हुआ क्या, हमें पता चल गया कि भाई जो निकट दृष्टि दोष होता है, उस निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम यह होती है कि उसमें जो व्यक्ति है उसका दूर बिंदु निकट आ जाता है। वो दूर बिंदु होना तो चाहिए था अनंत पे, पर आ जाता है निकट। तो जो वस्तुएं पास पास की हैं वे तो साफ दिखाई देंगी, उनका प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनेगा। और जो वस्तु दूर हैं, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से कुछ पहले ही बन जाएगा। और रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना पर नहीं बना तो वस्तु तो हमें साफ दिखाई देने की ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे ये प्रतिबिंब यहां ना बन के यहां बने। तो हमने क्या काम करा, एक लेंस लगा दिया। देखो अवतल लेंस, आपको पता है अवतल लेंस का काम क्या होता है? किरणों को फैला देना। तो जो किरणें समांतर आएंगी ना, समांतर का मतलब अनंत से, उन किरणों को जो पहले यहां मिल रही थी, उन किरणों को थोड़ा सा यहां से देखो समांतर नहीं जा रही हैं, आगे समांतर तो नहीं जा रही, इन्हें बाहर की तरफ को मोड़ दिया। देखो मोड़ दिया ना बाहर की तरफ को, इसे भी नीचे की तरफ को। इस लेंस ने, अवतल लेंस ने इन किरणों को यहां लगाया ना, अवतल लेंस हमने जो किरणें यहां लगाया, देखो अवतल लेंस ऐसे। यदि अवतल लेंस ना लगाते तो ये किरणें समांतर ही जाती और पहले मिल जाती, यहां बन जाता प्रतिबिंब। ऐसा हो ही रहा था उस व्यक्ति को। हमने अवतल लेंस लगा दिया तो इसने किरणों को थोड़ा सा बाहर की तरफ को मोड़ दिया, इसे भी बाहर की तरफ को मोड़ दिया। अब बाहर की तरफ मोड़ दिया तो ये यहां मिलेंगी। अब इतने पावर का लेंस लगाना है कि प्रतिबिंब कहां बने? दृष्टि पटल पर बन जाए। जो दृष्टि पटल से पहले बन रहा ना प्रतिबिंब, देखो दृष्टि पटल से पहले बन रहा, वो कहां बनना चाहिए? दृष्टि पटल पर। उसके लिए हमने अवतल लेंस के चश्मे प्रयोग करने पड़ेंगे। ठीक है, बच्चों के लेंस चश्मे में यही लेंस लगा होता है ज्यादातर, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो आपको पता चल गया निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता या नियर साइटनेस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु
अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। देखो दूर बिंदु होता तो है अनंत पर उसका दूर बिंदु देखो यहां आ गया, ये है उसका दूर बिंदु, देखो अनंत पे होता है ना, अभी पढ़ा था हमने। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल यानी रेटिना पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। देखो प्रतिबिंब दूर रखी वस्तु है तो समांतर आएंगी किरणें अनंत से, और प्रतिबिंब बनना चाहिए था रेटिना पर रेटिना पर ना बन के कहां बन जाता है, रेटिना से कुछ पहले ही। ठीक है, तो दृष्टि पटल के सामने बनता है। पहले, सामने का मतलब उससे पहले ही बन गया। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहला कारण क्या है इस दोष के उत्पन्न होने का? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। मतलब आपका जो लेंस है ना उसकी वक्रता बढ़ गई। वक्रता बढ़ने का मतलब उसका घुमाव बढ़ गया, यानी उसकी पावर बढ़ गई, फोकस दूरी घट गई, इसलिए उसने किरणों को यहीं इकट्ठा कर दिया। या तो यह कारण है कि आपका लेंस जो है दब के मोटा हो गया कुछ, यानी उसकी पावर बढ़ गई कुछ, यानी उसकी पावर बढ़ने का मतलब फोकस दूरी घट गई, या तो यह कारण होगा। नंबर 2, दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जो आपका नेत्र गोलक है ना, ये नेत्र गोलक है, ठीक है, इसकी लंबाई बढ़ गई यानी पीछे तक चला गया ये जो लंबाई है ना इसकी ये बढ़ गई। दूसरा कारण ये हो सकता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो आप कैसा लेंस प्रयोग करोगे? ये वाला लेंस, ये किरणों को फैला देगा और फैलाने के बाद प्रतिबिंब यहां ना बन के यहीं बनेगा। क्लियर हो रही ना बात? इसे चित्र 10.2c में दर्शाया गया है। ये चित्र देखो, ये चित्र में दिखाया गया है। आपको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा। हमें पता चला कि जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसका दूर बिंदु दूर ना होकर नजदीक आ गया, यह उसका दूर बिंदु है, होना चाहिए था अनंत पर दूर बिंदु। तो जो वस्तु नजदीक है उसका प्रतिबिंब तो रेटिना पर बन रहा है, पर जो वस्तु अनंत पर है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से कुछ पहले ही बन रहा। तो निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र ऐसा होता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब कहां बन जाता है? रेटिना से पहले। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे करेंगे? आपको बताएं किरणें पहले ही मिल रही तो हमें कोई ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जो इन किरणों को फैला दे, और फैलाने का काम करता है अवतल लेंस, जिसे आप कहते हो अपसारी लेंस। अवतल लेंस लगाओगे इन किरणों को बाहर की तरफ को मोड़ देगा, और फिर ऐसे पावर का लगाना कि किरणों को इतना मोड़े कि प्रतिबिंब रेटिना पर बने। दूर बिंदु से आने वाली यानी अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ इकट्ठी हो? रेटिना पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, आगे चलते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये तो था निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष जैसा ही दूसरा है दूर दृष्टि दोष, या फिर आप कह सकते हो दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा, दीर्घ दृष्टि का मतलब दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी और नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। जिस व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष होता है वो किताब को दूर हटा के पढ़ता है, ऐसे ऐसे। आपने देखा होगा अपने घर में बड़ों को, वे किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना तो दूर हटाएंगे अपने से फिर पढ़ेंगे। यानी 25 सेंटीमीटर होता है निकट बिंदु। 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, इसलिए वे 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूर हटाते हैं उसे, और फिर उन्हें स्पष्ट दिखाई देता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष, या इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं पर पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। तो यहां देखो दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता या फार साइडनेस भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसा दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से
25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है, यानी दूर हटा के पढ़ते हैं वे किताबों को। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकसित हो जाती हैं। देखो यहां देखो चित्र में, दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु होता क्या है कि निकट बिंदु होना तो चाहिए था यहाँ 25 सेंटीमीटर पर। यह दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, पर उनका निकट बिंदु पहुंच गया यहाँ इतनी दूर। देखो ये पहुंच गया निकट बिंदु यहाँ, तो जो वस्तु यहाँ रखी जाएगी वो तो साफ दिखाई देगी इसे, क्योंकि यहाँ रखी वस्तु का देखो किरणें चली और प्रतिबिंब कहाँ बन गया? रेटिना पर बन गया प्रतिबिंब। तो यदि किताब को इतनी दूर रखोगे तो साफ दिखाई देगी, और यदि 25 सेंटीमीटर पर रखोगे तो साफ नहीं दिखाई देगी बिल्कुल भी। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर बच्चों को पता क्या कहते हैं, उनके तो आंख में प्रॉब्लम है, वे दूर रख के पढ़ रहे हैं, पर बच्चों को कहेंगे कि किताब में क्यों घुस रहा तू इतना, किताब को कॉपी को थोड़ा दूर रख, किताब के अंदर इतना नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो आंखें कमजोर हो जाएंगी। बस हाँ इतना ध्यान रखो, 25 सेंटीमीटर दूर रखो अपनी किताब। पर वे अपने आप पीड़ित हो चुके हैं, इतनी दूर रखते हैं अखबार को भी, तो उन्हें ऐसा लग रहा कि शायद इतनी दूर से ही सही पढ़ा जाता होगा, उन्हें ऐसा लग रहा। देखो तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु यहां ना होके यहां पहुंच गया, निकट बिंदु ही दूर पहुंच गया। यदि यहाँ यदि वस्तु रख दी ना, यानी उन्होंने किताब या अखबार यहाँ रख दिया, तो इससे जो प्रकाश की किरणें चल रही, वे देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा? इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा देखो, यानी दृष्टि पटल के भी पीछे, कहीं सिर के पीछे बन रहा, सिर के अंदर। जब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा दृष्टि पटल से भी बाहर, तो क्या वस्तु साफ दिखाई दे जाएगी। इसीलिए तो बेचारों ने फिर यहाँ हटाया उसे, उसे जो है किताब को यहाँ हटाया, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर जब रखते हैं, ये दूरी यदि 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर पर जब वे किताब को रखते हैं तो प्रतिबिंब दृष्टि पटल के भी पीछे बन रहा, तो साफ तो दिखाई नहीं देने की किताब। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा, कोई भी ऐसा लेंस जो इन किरणों को और ज्यादा इकट्ठा कर दे, और इकट्ठे करने वाला लेंस होता है उत्तल लेंस, जिसे आप अभिसारी लेंस कहते हो। ये किरणों को थोड़ा सा इधर को ले जाएगा, अंदर को, और अंदर को ले जाएगा तो अब प्रतिबिंब यहां बनेगा। तो देखो ये कराना यूज, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो जिन लोगों की पास की नजर कमजोर होती है, उस रोग को हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, या दूरदृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए हम क्या यूज करते हैं? उत्तल लेंस का चश्मा। अब यहां एक बात समझने वाली है कि इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण यही हो सकता है, दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपका जो लेंस है ना, ये लेंस नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई, यानी ये खींच के पतला हो गया। पतला हो गया तो किरणों को वहां इकट्ठे नहीं कर पा रहा हो, पहली बात। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपका जो नेत्र गोलक है, इन नेत्र गोलक को होना तो चाहिए था ऐसा, वो नेत्र गोलक ही सिकुड़ के अंदर की तरफ आ गया, तो फिर तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा यदि वो सिकुड़ के अंदर की तरफ आ गया हो। आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो ये चीजें तो समझा दी ना मैंने सारी। देखो बेटे यहां लिखा हुआ है इसके बारे में और डिटेल में। हमें समझना है कि क्या बताया कि पीछे रेटिना से भी पीछे फोकस होती है, रेटिना से भी पीछे। देखो यहां लिखा हुआ है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दृष्टिपटल या रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। रेटिना से भी पीछे फोकस होगा उनका, यानी पीछे मिलेंगी। देखो यहां रेटिना से कहाँ मिल रही? पीछे, रेटिना से पीछे। अब देखो रेटिना से पीछे फोकसित होती हैं, फोकसित होती हैं जैसा कि चित्र 10.3b में दर्शाया गया है। सारे चित्र तीनों दिखा दिया आपको। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण, पहला कारण क्या है इस दोष का? समझा दिए। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, या तो आपका अभिनेत्र लेंस खींच के पतला हो गया, उसकी फोकस दूरी बढ़ गई, पावर घट गई उसकी, तो उसकी पावर इतनी घट गई कि वो दृष्टि पटल पर केंद्रित ही नहीं कर पा रहा किरणों को, दृष्टि पटल से भी पीछे केंद्रित हो रही है। दूसरा कारण क्या है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक ही आपका सिकुड़ गया, आपका जो जो दृष्टि पटल है वही नजदीक आ गया। तो दो कारण हो सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के
अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, चित्र में हमने दिखाया, ये चित्र में दिखाया, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो जो है बुक में लिखा होता है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं इसे। अब तीसरा जो दोष है उसे देखो। तीसरा दोष है जरा दूरदर्शिता। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, बुढ़ापा, बुढ़ापा तो पता है, ओल्डनेस। तो जरा का मतलब ओल्डनेस। जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं ना, तो कुछ व्यक्तियों को पास की चीजें दिखनी कम हो जाती हैं, वे तो दूर हटा के ही पढ़ेंगे, तो ये भी जरा दूरदर्शिता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें पास का भी नहीं दिखाई दे रहा और दूर का भी नहीं दिखाई दे रहा, तो उन्होंने चश्मे फिर ऐसे लगा रखे कि या तो उनके पास दो चश्मे हैं, पास का पढ़ने का अलग है और यात्रा करने का, ड्राइविंग करने का, स्कूटर कार बस चलाने का वो अलग है चश्मा। या फिर वे एक काम करेंगे कि जो उनका चश्मा होगा, उस चश्मे का जो लेंस होगा ना उनका, उस लेंस में भी दो लेंस होंगे, नीचे वाला अलग होगा, ऊपर वाला अलग। नीचे वाला तो होगा उत्तल लेंस जो पढ़ने के लिए है, और ऊपर वाला होगा अवतल लेंस, अवतल लेंस जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए है। ठीक है, अब देखो जरा दूरदर्शिता के बारे में बात कर रही, चलो जरा दूरदर्शिता देखो बेटे। जरा दूरदर्शिता या दूरदृष्टिता भी कह सकते हो। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। यह पक्षामाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। यानी मसल्स कमजोर होगी और लेंस का लचीलापन खत्म होता जा रहा। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि, हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्राय द्विफोकसी लेंस, बाईफोकल लेंस जिसमें दोनों लेंस लगे हुए हों, की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यदि लेना हो तो। पता चल गया जरा दूरदृष्टिता का मतलब क्या है। अब हमारे कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को देखो। एनसीईआरटी में बीच में पाठ्यनिहित प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखो क्या है, नेत्र की समंजन क्षमताओं से क्या अभिप्राय है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, पता है आपको समंजन क्षमता, पता है ना। समंजन क्षमता का मतलब होता है जो हमारा नेत्र लेंस है वो वस्तु की स्थिति के अनुसार अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है। तो नेत्र लेंस का वस्तु की स्थिति के अनुसार अपनी फोकस दूरी को बदलने का गुण ही समंजन क्षमता कहलाता है। वस्तु दूर है तो नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को बढ़ा लेगा, और वस्तु पास है तो नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को घटा लेगा। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। यानी उसका दूर बिंदु अनंत होना चाहिए और उसका दूर बिंदु हो गया क्या, 1.2 मीटर, उससे आगे की चीजें उसे दिखती ही नहीं है। दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। यानी वो लेंस कैसा होना चाहिए, लेंस अवतल लेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अवतल लेंस। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और ज्यादा। अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, अवतल लेंस का उसे प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि निकट दृष्टि दोष है उसे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होने चाहिए। बेटे आपको पता है दूर बिंदु कितना होता है। यदि किसी व्यक्ति की आंखें बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं, तो दूर बिंदु तो होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। और निकट बिंदु बताओ, निकट बिंदु कहाँ होता है, निकट बिंदु बताओ कहाँ होता है। निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। तो दूर बिंदु अनंत पर, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर। फोर्थ क्वेश्चन, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को, बैक बेंचर्स जिन्हें आप बैक बेंचर्स कहते हो, किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है
मुझे भी हुआ करती थी जब मैं कक्षा 6 में था। अच्छा हुआ टाइम पे पता चल गया नहीं तो शायद मैं पढ़ ही ना पाता तो कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। निकट की वस्तुएं तो सही दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती। इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? अवतल लेंस का चश्मा लगाओ और बल्ले बल्ले हो जाएगी बच्चे की। अवतल लेंस का चश्मा लगाओ। तो मेरी आंखों में भी दूरदृष्टि दोष ही है, यानी दूर की वस्तुएं निकट दृष्टि दोष है। निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। तो अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं चलो। तो ये तो होगी नेत्र की बात। अब हम बात करेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। यह है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। यह प्रिज्म एक त्रिभुजाकार होता है। प्रिज्म कैसा होता है? त्रिभुजाकार। चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने एक प्रकाश की किरण ली। आप इसे प्रिज्म को एक प्लेन पेपर के ऊपर, आर्ट पेपर के ऊपर या A4 साइज के प्लेन पेपर के ऊपर रखकर यहाँ दो पिने गाड़कर इधर से देख सकते हो। इधर से जब देखोगे ना आप, तो जहां दोनों पिनों की सीध में एक पिन गाड़नी और फिर अगली पिन उसकी सीध में गाड़नी। जहां फिर आप जो है यहाँ और यहाँ पिन लगा सकते हो या फिर यहाँ पेंसिल से निशान लगा सकते हो। और फिर इसे उठाओ और इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को, इन दोनों को मिलाओ और जहां प्रिज्म रखा था वहां भी रेखा खींच देना। तो ये चित्र आपको दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही चित्र आपके सामने बन के आएगा। होता क्या है, मैं समझाता हूँ इस चीज को। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, हालांकि मैंने पहले भी समझाया था जब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ रहे थे। लेंसों के द्वारा प्रकाश की किरणों को किस दिशा में मोड़ा जाता है, उस चीज को जब मैं समझा रहा था वहां भी इस चीज को स्पष्ट कर दिया था। देखो ये जो प्रकाश की किरण है ना, ये प्रकाश की किरण PE ये प्रकाश की किरण, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। यह आपतित किरण आई इस तरीके से। तो आपतित किरण को जाना तो चाहिए था सीधा। ये रास्ता दिखा रखा है इन्होंने, सीधा जाना चाहिए था इसे H तक। पर ये सीधी नहीं गई क्योंकि ये हवा से कांच में प्रवेश कर रही ना। ये हमने कह रखा है NN- अभिलंब। तो आपको पता है जब हवा से कांच में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। है मुड़गी अभिलंब की तरफ। ठीक है, अभिलंब की तरफ मुड़गी। और यह आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही उसे कहते हैं आपतन कोण I। और ये अपवर्तित किरण है जो अंदर है कांच के, प्रिज्म के। और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण R। अब इस प्रकाश की किरण को कांच से हवा में निकलना है और इस पृष्ठ पर 90 डिग्री का फिर हमने खींच दिया नॉर्मल, यानी अभिलंब। इसे कहाँ जाना चाहिए था बेटे? इसे तो सीधा जाना चाहिए था, इस तरीके से यूं जाना चाहिए था। पर जब कांच से हवा में जा रही, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, तो अभिलंब से यहां ना जाके और भी ज्यादा दूर हट जाएगी, इस तरफ को जाएगी। इसे कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं? निर्गत किरण। ठीक है। और निर्गत किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। एंगल E से उसे लिखा गया है। अभी सारी बातें बताऊंगा। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जब एग्जाम में प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन यदि चित्र बनाने के लिए आया, वैसे नहीं लिखने के लिए आने का एग्जाम में कि इसे एक्सप्लेन करो। आपको सिर्फ ये चित्र बना के आना है कि भाई एक प्रिज्म है, उस प्रिज्म का कोण A, इसे कहते हैं प्रिज्म का कोण। ठीक है। और एक आपको ध्यान रखना है कि जो आपतित किरण है उसका रास्ता देख लो। आपतित किरण का रास्ता यह है और निर्गत किरण का रास्ता यह है। इसे पीछे हटाओ। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण है इसे D से हमने रिप्रेजेंट करा। इसे कहते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन एंगल, विचलन कोण है ये। तो विचलन कोण कितना घुमा दिया प्रिज्म ने, प्रकाश की किरण को कितना घुमा दिया। किरण जा रही थी इस तरफ को और निकली फिर इस तरफ से, तो इतना ही तो घुमा दिया। विचलन तो इतना ही हुआ, उसके रास्ते में बदलाव तो इतना ही हुआ। तो ये चित्र तो बना लोगे आप। इसमें ध्यान क्या क्या रखना है? ये PE आपतित किरण है, EF अपवर्तित किरण है, यह अपवर्तन के बाद। और FS क्या है? FS निर्गत किरण है। कोण A, ये वाला कोण क्या है? प्रिज्म कोण कहते हैं इसे। कोण I क्या है? कोण I है आपतन कोण। कोण R क्या है? यह है अपवर्तन कोण। मतलब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही वो आपतन कोण है। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही वो अपवर्तन कोण है। कोण E क्या है? कोण E ये है। निर्गत किरण
अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं निर्गत कोण। और कोण डी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है कोण डी। ये क्या है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण है, इसे कहते हैं विचलन कोण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे चलते हैं। चलो देखो, अब हमें पढ़ना है, ध्यान से समझना है इस टॉपिक को, ध्यान से समझना है सब बच्चों को। बिल्कुल तैयार हैं सब? देखो, हमें पढ़ना है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। आपके पास कांच का एक प्रिज्म है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा, और आपने कांच के प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश यानी सफेद रंग के प्रकाश को आपतित किया। तो सफेद रंग के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 7 रंगों से पहले वैज्ञानिकों को इस बात का पता नहीं था, पर अब तो पता चल गया, बहुत पहले पता चल गया था। हालांकि जो सफेद रंग का प्रकाश होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सूर्य का प्रकाश में भी 7 रंग हैं, ठीक है। दृश्य प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आपको बताएं, सीधा तो जाएगा नहीं है। इसमें जो 7 रंगों में जो बैंगनी रंग होता है, वो बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है, क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम। तो बैंगनी रंग तो सबसे ज्यादा विचलित होगा यहां भी और यहां भी, और लाल रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होगा यहां भी और यहां भी। तो आपको यहां पर्दे के ऊपर एक सफेद रंग के प्रकाश का स्पेक्ट्रम दिखाई देगा जो इंद्रधनुष जैसा होगा, और उसमें 7 रंग होंगे, ठीक है, बैंगनी से लेके लाल रंग तक के। तो क्या हुआ कि आपके कांच के प्रिज्म ने श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ के फिर निर्गत करा, और 7 रंगों में तोड़ने की इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। रंगों को बिखेर देना, विक्षेपण माने बिखेर देना, रंगों को बिखेर देना। तो ये चित्र बनाना आना चाहिए, पहली बात। बना लोगे चित्र? एक कलर तो आप कर नहीं सकते एग्जाम में, यहां लिख देना कलर, 7 के 7 कलर। कैसे लिखने हैं देखो मैं बता रहा। जब प्रिज्म की पहली सतह पर श्वेत रंग का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो प्रिज्म उस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में, 7 रंगों के प्रकाश में तोड़ देता है, ठीक है। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। इन 7 रंगों को कुल मिलाकर श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये 7 रंग जो हैं उसे कहते हैं सफेद रंग के प्रकाश का स्पेक्ट्रम। ये क्रम से बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग होते हैं। शॉर्ट में याद रखने का तरीका है पे, जा, नी, है, पी, ना, ला। या फिर आप पढ़ते ही होंगे विबज्योर, ठीक है। विबज्योर तो पढ़ते हो, विबज्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर, या ऐसे याद रख लो विबज्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें ध्यान ये रखना है कि भाई ये जो वायलेट कलर है इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, और लाल रंग की होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। तो दृश्य प्रकाश का रेंज यही है 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा विचलित होगा। सबसे ज्यादा कौन मुड़ा अपने रास्ते से? सबसे ज्यादा कौन मुड़ा? ये बैंगनी रंग का ही मुड़ा। और सबसे कम कौन मुड़ा? लाल रंग का प्रकाश, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। तो यहां एक चीज और है, इसे भी देखो। वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण कांच में प्रत्येक रंग के प्रकाश की चाल का अलग अलग होना है। कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तथा बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, और बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम इसलिए है क्योंकि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है।
मैं इस बात को एक दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं आपको। यदि हम इन सभी रंगों के लिए कांच के अपवर्तनांक की बात करें ना, तो कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए तो होता है सबसे कम, और बैंगनी रंग के लिए होता है सबसे ज्यादा। जिस रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होगा, उस रंग के प्रकाश में विचलन उतना ही कम होगा, वो अपने रास्ते से उतना कम भटकेगा। और जिस रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, उस रंग का प्रकाश अपने रास्ते से उतना ज्यादा भटकेगा। तो बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए बैंगनी रंग की चाल कांच में या किसी भी माध्यम में सबसे कम होती है। जिसका चाल सबसे कम है प्रकाश का, वो बैंगनी ही है। और जिस प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा है, वो लाल है। ठीक है। और जिस प्रकाश की चाल सबसे कम होती है ना, वो उतना ही ज्यादा बिखरता है या फिर अपने रास्ते से भटकता है। स्क्रीनशॉट ले लो यदि लेना हो तो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। चलो, पता चल गया वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म ने सफेद रंग के प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ दिया, इसे ही हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अब देखो क्या है, अब हमें पढ़ना है इंद्रधनुष। क्या पढ़ना है? इंद्रधनुष। बहुत आसान है, आसानी से समझ में आएगा। आपको एक बात तो पता चल गई कि जब सफेद रंग का प्रकाश प्रिज्म के ऊपर आपतित होता है, तो उसमें अपवर्तन की क्रिया 2 बार होती है। पहले पृष्ठ पर अपवर्तन होगा और दूसरे पे होगा। अपवर्तन 2 बार होने की वजह से क्या होता है कि हमें जो सफेद रंग का प्रकाश है, वो 7 रंगों में टूट के फिर प्राप्त होता है। इसे हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्लियर बात? अब देखो, यहां आप कभी कभी आसमान में इंद्रधनुष देखते होंगे बरसात के दिनों में। इंद्रधनुष देखने का एक नियम है। नियम ऐसा नहीं कि कोई विशेष चश्मा लगा के ही देखना चाहिए इंद्रधनुष को, ऐसा नियम नहीं है। इंद्रधनुष देखने का नियम यह है कि इंद्रधनुष कब बनता है कि जब मान लो मेरे पीछे तो सूरज है, सूर्य मेरे पीछे है और सामने हो रही बारिश। तो इंद्रधनुष आपको जब दिखाई देगा जब एक तरफ तो बारिश हो रही और सूर्य आपके पीछे है, यानी आप बारिश की तरफ देख रहे हो और सूर्य आपके पीठ के पीछे है, तो आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। जैसे यहाँ इस चित्र को देखो, आप चित्र में जो है मान लो यहाँ खड़े हुए हो आप, यहाँ, ठीक है, यहाँ खड़े हुए हो आप, सूर्य कहीं इधर है आपके पीछे की तरफ, यहाँ सूर्य निकला हुआ है और वहां हो रही बारिश। तो बारिश की जो बूंदें हैं, उनमें से एक बूंद दिखाई गई, बारिश की बूंद। तो सूर्य से प्रकाश की किरण आई, बहुत सारी आएंगी, उनमें से कुछ किरणों में से एक किरण ले रखी है हमने, ये प्रकाश की किरण आई। और वो जो बारिश की बूंद है, वो प्रिज्म का काम कर रही। एकदम अंदर अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद यहाँ प्रकाश की किरण जब टकराई, तो टकराने के बाद क्या हुआ, यहाँ से इसका परावर्तन हो गया। और परावर्तन होने के बाद ये अलग अलग कलर के रंगों, अलग अलग कलर में बट गई। बट तो गई थी यहाँ से ही, यहाँ से भी बट गई थी वो। यानी ये पानी की जो बूंद है वो प्रिज्म का काम कर रही, और यहाँ से बाहर निकलेंगी ये अलग अलग कलर में। और आपके जो आंखों के ऊपर पड़ेंगी ये किरणें, तो आपको दिखाई देगा वहां क्या, वहां दिखाई देगा आपको एक स्पेक्ट्रम, जिसे आप कहोगे इंद्रधनुष। अब आप कहोगे कि सर इंद्रधनुष देखने के लिए तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा हमें, कब बारिश होगी, कब हमारे पीठ के पीछे सूरज होगा और कब हम इंद्रधनुष को देखेंगे। पहले बचपन में तो देखा था, पर अब मौका ही नहीं मिल रहा। तो मैं बता रहा एक तरीका, आप अभी भी देख लोगे इंद्रधनुष को। मैं बता रहा तरीका, देखो क्या है। आप जो है घर में आपके जो है टैप होगी, पानी जो टंकी में आता है ना, वो टैप तो होगी, उस टैप में एक पाइप लगाओ। वो पाइप जिससे आप पानी छिड़कते हो या पौधों में पानी देते हो, वो पाइप लगा लो। पाइप लगाने के बाद आपको देखना है सूरज किस तरफ है। सूरज आपके पीछे होना चाहिए, पीछे का मतलब उधर, ठीक है। तो सूरज जहां भी है, सूरज को तो अपने पीछे रखो, सूरज की तरफ तो कर लो पीठ। सूरज की तरफ मान लो सूरज इधर है, तो मैंने सूरज की तरफ तो पीठ कर ली। और पीठ करने के बाद सामने मैं अपने किसी दोस्त को या भाई बहन को कहूंगा कि पाइप पकड़ और पाइप से फुहारा छुटा ऊपर की तरफ थोड़ा दूर। तो पाइप से जब वो फुहारा छुटाएगा ना, तो उस फुहारे में क्या होगी, जल की बूंदें उछलेंगी बहुत। तो जल की बूंदें सामने होनी चाहिए आपके एक फुहारे की तरह, और पीछे होना चाहिए आपके क्या, सूर्य। तो देखियो जरा,
आप यदि बिल्कुल सही प्रैक्टिकल को करोगे तो आपको किसी भी समय इंद्रधनुष के दर्शन हो सकते हैं, पर वो दिन होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, धूप निकलनी चाहिए। तो इंद्रधनुष के दर्शन तो आप किसी भी समय कर सकते हो यदि इस बात को समझ जाते हो। इंद्रधनुष देखने का नियम यह है कि सूरज आपके पीछे होना चाहिए, सामने आपके बारिश हो रही होनी चाहिए, बारिश की बूंदों में से सूरज की रोशनी जानी चाहिए अंदर, और वो अंदर जाके यहाँ से भी रंगों में बट जाएगी और यहाँ से भी बट जाएगी, यहाँ परावर्तन हुआ, और बाहर निकलती हुई आपकी आंख पे जब रोशनी पड़ेगी तो आपको उस फुहारे में इंद्रधनुष नजर आएगा और आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। आगे समझ में? तो करके देख लेना। चलो, इंद्रधनुष का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको अब जब मैंने इस प्रैक्टिकल को बताया। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, यानी सूर्य के प्रकाश के रंगों को बांटने में के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यदि सूरज इधर निकल रहा तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, और यदि सूरज इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा। यदि सूरज आपकी तरफ है तो मेरी तरफ इंद्रधनुष बनेगा, और यदि सूरज मेरी तरफ है तो इंद्रधनुष आपकी तरफ बनेगा। ध्यान रखोगे? तो इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, यानी उन्हें रंगों में बांट देती हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। देखो, अंदर से परावर्तित कर रही, अंदर से परावर्तन ही तो हो रहा। देखो क्या हो रहा, परावर्तन। आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः यानी आखिरकार जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षण के नेत्रों तक पहुंचते हैं, यानी जो अलग अलग रंग का प्रकाश है वो प्रेक्षक के यानी देखने वाले के नेत्रों तक पहुंचता है। यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो, सूर्य आपके पीछे हो, और आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जलप्रपात, यानी जलप्रपात कहते हैं झरने को, अथवा जल के फव्वारे से देखें तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिकल मैंने बताया उसे करके देख लेना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, आगे चलते हैं। चलो देखो बेटे, अब हमें सीखना है वायुमंडलीय अपवर्तन। देखो, हमारा जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल, उस वायुमंडल में एक बात समझ जाओ बस, जो काम की बात है। यदि वायुमंडल है, यह हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं हवा की, इस तरह। ठीक है, वायुमंडल की परतों की बात नहीं मैं कर रहा हूं। यदि आप रेगिस्तान में हो, आप मान लो राजस्थान में रहते हो, तो वहां नीचे गर्मियों में रेत बहुत गर्म होता है ना, तो जो रेत के पास की लेयर होगी वो गर्म होगी, उससे ऊपर वाली थोड़ी ठंडी होगी, उससे ऊपर वाली थोड़ी ठंडी होगी, उससे ऊपर वाली थोड़ी ठंडी होगी। तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं हवा में, और उन सारी लेयर्स का ताप अलग अलग होता है। जो हवा जितनी गर्म होगी, उस हवा का जिसका ताप जितना ज्यादा होगा, उसका अपवर्तनांक उतना कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका उतना ही। ठीक है, हल्की होगी वो उतनी। तो जब हवा की बहुत सारी परतें हैं, तो जब कोई भी प्रकाश की किरण, मान लो वहां से यहां आ रही प्रकाश की किरण, तो बहुत सारी परतों में से होके आ रही ना वो, तो क्या हर एक परत पर अपवर्तनांक नहीं बदल रहा होगा? हाँ, बदल रहा होगा। और जब हर एक परत पर अपवर्तनांक बदलता है तो प्रकाश की किरण जो है उसका चलने का रास्ता भी बदलेगा, क्योंकि अपवर्तन की क्रिया होती भी आ रही होगी, सीधी नहीं आ रही होगी किरण, वो कभी नीचे कभी इधर उधर इधर उधर इधर यूं आ रही होगी ऐसे। तो प्रकाश के चलने का मार्ग तो बदलेगा लगातार। कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं आग लग रही बहुत ज्यादा, और आग के ऊपर देखो आप, आग के ऊपर आपको जो जो दृश्य दिखाई देता है उसमें कुछ हिलता हुआ नजर आता है। आग के ऊपर जो दृश्य दिखाई देता है उसमें हिलता हुआ नजर आता है कुछ। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहां को जो प्रकाश की किरणें आ रही ना, वे अपना रास्ता बदल बदल के आ रही। कभी कभी आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जब छत या दीवारें बहुत ज्यादा तप जाती हैं, तो उनके ऊपर भी आपको वातावरण में कुछ
हिलता हुआ यानी कुछ बदलाव नजर आता है, वो बिल्कुल सतत नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहां हवा की बहुत सारी लेयर्स बन गई और लेयर्स में से जब प्रकाश की किरणें आ रही तो वे अपना अपवर्तन के कारण रास्ता बदल रही। जैसे मान लो प्रकाश की किरण यहां से आ रही, तो यहां से अगले माध्यम में अगली लेयर में जब प्रवेश करेगी सीधी थोड़ा ही आवेगी, कुछ ना कुछ रास्ता बदलेगी, फिर रास्ता बदलेगी, फिर रास्ता बदलेगी। वो डिपेंड करता है कि अगली लेयर कैसी है, सघन है या विरल है। अभी समझना क्या है, सुनो। हमारा हेडिंग है वायुमंडलीय अपवर्तन। आपने संभवतः कभी आग या भट्टी अथवा किसी उष्मीय विकिरण के ऊपर उठती गर्म वायु विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी, अनियमित, अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। मतलब क्या होता है, कहीं भट्टी है, गर्म है, तो उसके आसपास जो है झिलमिलाहट सी, मतलब एक एक तरह का वातावरण में एक वाइब्रेशन सा नजर आता है। ठीक है, महसूस करना कभी यदि नहीं महसूस करा। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। जहां आग लग रही उसकी उसके जस्ट ऊपर वाली हवा ज्यादा गर्म होगी उससे ऊपर वाली हवा के मुकाबले। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की यानी कम सघन होती है, विरल होती है, तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं हैं। वायु में बहुत सारी लेयर्स हैं और उन लेयर का टेम्परेचर अलग अलग है। टेम्परेचर अलग अलग है तो उनका अपवर्तनांक अलग अलग है। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर बहुत सी आभासी स्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं। आप एक एक वाइब्रेशन सा महसूस करोगे। कहीं आग लग रही होगी ना गर्मियों के दिनों में या सर्दियों में, आप उस आग के थोड़ा ऊपर से देखियो वस्तुओं को, तो आपको एक तरह का कंपन सा नजर आएगा, क्योंकि वहां से होके आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वे बिल्कुल सीधी नहीं आ रही होंगी। जब अलग अलग माध्यम में प्रवेश करेंगी तो वे अपना रास्ता बदलेंगी, क्योंकि अपवर्तन की क्रिया हर एक स्टेप पर होगी। आपको पता है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। इस घटना को ही तो अपवर्तन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। तो देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन यानी पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना वृहद स्तर पर एक ऐसी ही परिघटना है। आइए देखें कि इसकी व्याख्या हम किस प्रकार कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है कि वायुमंडल में हवा की बहुत सारी परतें होती हैं और उनका सबका ताप अलग अलग होता है, और ताप अलग अलग होता है तो उनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। तो उनसे होके आने वाली प्रकाश की किरण हर एक परत में प्रवेश करते ही अपने रास्ते को बदल देती है अपवर्तन के कारण, जिसकी वजह से हमें उस वस्तु के बहुत सारी आभासी प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ठीक है, और इस घटना को ही हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, वैसे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में कोई सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। इस तरह का क्वेश्चन इस तरह का आएगा, देखो जैसे ये है, ये क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना। क्या है, तारों का टिमटिमाना, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, हम जब तारे को देखते हैं क्यों टिमटिमाता हुआ नजर आता है। अब आपके समझ में आ गई होगी सारी बात। आपको बता, तारे से लेके और हमारे धरती तक बहुत सारी हवा की लेयर्स हैं और उन हवा की परतों के सबके ताप अलग अलग हैं, और ताप अलग अलग हैं तो उनके अपवर्तनांक भी अलग अलग हैं। अपवर्तनांक उनके अलग अलग हैं तो जब प्रकाश की किरण वहां से तारे से हमारे तक आ रही तो वह रास्ता कई बार उसने बदला होगा, कई बार मुड़ी होगी रास्ते में, और जब कई बार मुड़ी तो हमें कभी तो तारा इधर, कभी तो इधर, कभी तो इधर, कभी तो इधर, मतलब वो टिमटिमाता हुआ और अपनी जगह से थोड़ा सा हिलता हुआ, बिल्कुल एक जगह फिक्स नहीं नजर आता। और वो कभी तो ज्यादा चमकता है, कभी कम चमकता है। तारे हमेशा ही इसलिए टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वे वास्तविकता में टिमटिमाते नहीं है। देखो ये एक बच्चा खड़ा हुआ है और वो तारा वास्तविकता में है यहाँ,
पर वो जब प्रकाश की किरण उस तक आ रही तो बहुत सारे माध्यमों से होके आ रही ना, वो हवा की बहुत सारी लेयर हैं, उनसे होके आ रही, करोड़ों लेयर हैं, करोड़ों अरबों खरबों। तो कई जगह इन्होंने तो दिखाया, किताब वालों ने, कि तारे का आभासी प्रतिबिंब यहाँ बन गया, पर यहाँ नहीं। वो तारे का प्रतिबिंब यहाँ भी बन रहा होगा, यहाँ भी बन रहा होगा, यहाँ भी, मतलब बहुत कम डिस्टेंस है तो दिखाई दे रहा कि इतना डिस्टेंस है। मतलब वो जो है आसपास कहीं कहीं प्रतिबिंब बन रहे होंगे, और प्रकाश की तीव्रता भी बदल रही होगी बार बार। तो इसलिए वो एक छोटे से, मतलब होती तो बहुत दूरी है वो, पर तारा इतनी दूर है तो हमें यूं नहीं नजर आता कि कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, क्योंकि हम तारे से बहुत दूर है, कई प्रकाश वर्ष दूर है हम। और जब बहुत दूर है हम तारे से, तो वो जो दूरी है, यह दूरी बहुत घट गई। तो हमें ऐसा ही लग रहा कि वो इधर उधर अपनी जगह फिक्स नहीं है, थोड़ा सा हिल रहा, वाइब्रेट कर रहा, और कभी तेज चमक रहा, कभी कम चमक रहा। वो सिर्फ प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हो रहा, क्योंकि उससे आने वाला जो प्रकाश की किरणें हैं वे अलग बहुत सारी वायु की परतों से होती हुई आ रही, और वहां से जितना हमारे तक आएंगे, ऊपर से नीचे जब हम आते हैं ना, ये लिखा हुआ है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ को आते हैं तो बढ़ता हुआ अपवर्तनांक, अपवर्तनांक वायु का बढ़ता है। ठीक है, तो तारा यहाँ है और आभासी स्थिति उसकी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा, किरण का मार्ग ये है। ठीक है, आनी तो चाहिए थी यहाँ पर, प्रतिबिंब जो है वो इन किरणों को पीछे हटाएंगे तो वहां बन जाएगा। देखो, तारों का टिमटिमाना, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तारों का जो प्रकाश है वो वायुमंडल में अपवर्तन उसका होगा ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। वहां से पृथ्वी तक प्रकाश आएगा तो अपवर्तन लगातार हर एक परत पे अपवर्तन होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, यानी अपवर्तनांक बढ़ता जा रहा या घटता जा रहा, बढ़ता जा रहा, वैसे जितना धरती की तरफ आते हैं अपवर्तनांक बढ़ता है। देखो यहां लिखा हुआ है बढ़ता हुआ अपवर्तनांक, क्योंकि वायुमंडलीय तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देते हैं। तो वायुमंडल क्या करता है, तारे के प्रकाश को अभिलंब की तरफ झुकाता चला जाता है। क्यों झुका रहा? क्योंकि अपवर्तनांक बढ़ता जा रहा। देखो इस बात को मैं ऐसे समझा सकता हूं कि ये हमारे पास हवा की परतें हैं, ये लेयर्स हैं हवा की। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना आप, यहाँ कोई तारा है हमारे पास, इससे प्रकाश की किरण आई, ये आई प्रकाश की किरण यहाँ, तो आपको पता है विरल से सघन में आई तो थोड़ी सी अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, सीधा जाना चाहिए था अभिलंब की तरफ झुक गई, सीधा जाना चाहिए था और भी अभिलंब की तरफ झुक गई, सीधा जाना चाहिए था और भी अभिलंब की तरफ झुक गई, सीधा जाना चाहिए था और भी, और यहाँ एक बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक है, अब उस बच्चे को यहां से यदि इसे मैं पीछे हटाऊं ना, इस किरण को पीछे हटाऊं, तो देखना जरा कहाँ गई है किरण। यहाँ नहीं बन रहा प्रतिबिंब, यहाँ बन रहा ना। ये किरण मैंने ज्यादा इसलिए मोड़ी जिससे आप समझ जाओ। ठीक है, तो तारा तो यहाँ है पर दिखाई दे रहा उसे यहाँ, कभी कहीं दिखाई देगा, कभी कहीं दिखाई देगा, इसलिए टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है, यानी वो हर एक परत पर अपना रास्ता बदलेगा। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, यानी जो लगातार बढ़ रहा अपवर्तनांक, क्योंकि वायुमंडलीय तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। वायुमंडल तारे के प्रकाश को लगातार अभिलंब की तरफ झुका रहा, क्योंकि वो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता जा रहा। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। क्षितिज के निकट देखने पर, क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। देखो वास्तविक स्थिति से कहाँ है, कुछ ऊंचाई पर है। इसके अतिरिक्त जैसा कि ऐसे ही परिस्थितियों में पिछले अनुभाग में वर्णन किया जा चुका है, तारे की यह आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती भी रहती है। मतलब यह स्थायी नहीं है, बदलेगी अपनी जगह को, बार बार बदलेगी, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडलीय की भौतिक अवस्थाएं स्थायी
स्थायी नहीं हैं। चूंकि तारे बहुत दूर हैं, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत से सन्निकट हैं। क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। तो यहाँ दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कि तारा से जो प्रकाश की किरणें हमारी आंख तक पहुंच रही हैं, वे वायु की अलग अलग लेयर्स से होकर आ रही, परतों से, ठीक है। और वे अपना रास्ता, प्रकाश की किरणें लगातार बदल रही हैं, जिसके कारण तारा का जो प्रतिबिंब है उस तारे का, वो एक जगह नहीं है, वो बार बार अपनी जगह बदल रहा, बार बार प्रकाश की तीव्रता बदल रही, जिसकी वजह से तारा कभी चमकदार दिखाई देता है, कभी धुंधला, और वो अपनी जगह से थोड़ा हिलता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो कुल मिला के इस सारी बात का एक ही निष्कर्ष है कि तारे इसलिए टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें जब हमारे नेत्र तक पहुंचती हैं तो वे प्रकाश की किरणें कई सारी परतों से होकर गुजरती हैं और हर एक परत में अपवर्तन की क्रिया होती है, और हमारी आंख पे जो प्रकाश की किरण आखिरकार पड़ती है तारे से आने वाली, वो किरण बार बार अलग अलग दिशा से पड़ती है, ठीक है, और अलग अलग तीव्रता से पड़ती है। इसलिए प्रकाश की किरणों की दिशा बदलने की वजह से जो आपतित किरण है हमारे आंख के ऊपर, दिशा बदलने से तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, और तीव्रता बदलने से कभी तेज चमकता है, कभी धुंधला दिखाई देता है। अब आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर। ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। जब सूर्य यहां है ना, क्षितिज से भी नीचे ही है, तभी हमें सूर्य दिखना शुरू हो जाता है 2 मिनट पहले। सूर्य जब तक क्षितिज का मतलब जहां हम हैं वहां सूर्य पहुंचा भी नहीं है, 2 मिनट पहले ही वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा। और छिपने की बात यह है कि छिप तो गया था पर 2 मिनट बाद वो छिपा हुआ हमें दिखाई देगा। इसका कारण प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही ऐसा होता है। क्योंकि सूर्य से, देखो ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ सूर्य है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में वायु की बहुत सारी परतें हैं, इस तरीके से ये, ठीक है। वायुमंडल में ही बात कर लो, चलो पृथ्वी सूर्य तक क्या जा रहे, वायु की बहुत सारी परतें हैं और वे परतें लगातार सघन होती जा रही। तो क्या होगा, प्रकाश की किरण जो यहां से आई, सूर्य से जो प्रकाश की किरण हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर रही, वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्या होगा, वह अपना रास्ता बदलेंगी, और रास्ता बदलेंगी तो होगा क्या कि वे लगातार, जैसे यहाँ से गई इधर और यहाँ से इधर गई, थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुकती चली जाएंगी, और अभिलंब की तरफ झुकते झुकते होगा क्या, जब प्रकाश की किरण आखिरकार हमारे नेत्र पर पड़ेगी ना, उस प्रकाश की किरण को आप पीछे की तरफ हटाओगे तो वहां से आ रही होगी वो, यानी इस जो हमारा सूर्य है उसका आभासी प्रतिबिंब वहां बन रहा होगा ऊपर, उसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका कारण भी प्रकाश का क्या है, हवा की परतों द्वारा अपवर्तन है। तो अग्रिम सूर्योदय का मतलब सूर्य उगने से 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई दे जाता है, क्योंकि वायु की बहुत सारी लेयर्स से प्रकाश की किरणें अपवर्तन हर एक परत पे होता है और इसका प्रतिबिंब यहां बनता है आभासी। और विलंबित सूर्यास्त, सूर्य छिप गया था 2 मिनट पहले और अभी छिप रहा हमारे सामने, ठीक है। तो 4 मिनट हमें फालतू मिल रहे पृथ्वी पर, कितने मिनट फालतू मिल रहे, 4। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है, सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तविक क्षितिज को पार करना। देखो ये क्षितिज है हॉरिजॉन्टल, जब इससे ऊपर आ जाएगा जब तो हम कहेंगे कि सूर्य निकला, पर उससे 2 मिनट पहले ही दिखाई देना शुरू हो गया हमें। चित्र 10.10 में सूर्य की क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थितियां दर्शाई गई हैं। सूरज है तो यहाँ अभी क्षितिज से नीचे है, पर वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ, क्योंकि वो वायु की बहुत सारी परतों से होके जा रही है ना प्रकाश की किरण। ये जो है हवा की बहुत सारी लेयर्स हैं और प्रकाश की किरण इनसे होके जा रही है, ठीक है।
वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट होता है। छिपते समय भी 2 मिनट का डिफरेंस है और उगते समय भी। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। यानी जो चक्रिका है, ये जो गोल है, वो थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा चपटापन सा नजर आता है, थोड़ा सा चपटापन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको बेटे। सूर्यास्त यदि कोई पूछता है कि सूर्य उदय होते समय और सूर्य छिपते समय वो 2 मिनट पहले क्यों उग जाता है और 2 मिनट बाद में क्यों छिपता है, तो इसका कारण यह है कि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, वे प्रकाश की किरणें वायुमंडल की, हवा की बहुत सारी परतों को भेदते हुए आती हैं और हर एक परत का ताप अलग अलग होता है और हर एक परत का अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। जिसकी वजह से होता क्या है, अपवर्तनांक और ताप अलग अलग होने की वजह से अपवर्तन की क्रिया लगातार होती है, तो उसका आभासी प्रतिबिंब कहीं और बनता है और सूर्य होता है वास्तविकता में कहीं और, है वास्तविकता में यहाँ और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन की। अब बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ये जो प्रकाश है ना, यह प्रकाश वायुमंडल में जो कण होते हैं, धूल के कण हुए या कुछ भी, उन कणों से टकराकर बिखर जाता है और इस घटना को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रकाश का कोलाइडी कणों या निलंबन के कणों से टकराकर बिखर जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ये कोलाइडी कण और निलंबन के कण आपने 9th क्लास में पढ़े थे। अब प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित एक घटना है टिंडल प्रभाव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टिंडल प्रभाव। आपने एक बात देखी होगी कि आपकी माताजी मान लो कमरे में झाड़ू लगा रही, और झाड़ू लगाने से कमरे में बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ गई, बहुत ज़्यादा धूल फैल गई कमरे में, और कहीं से एक कोने में से, किसी झरोके में से या किसी रोशनदान में से सूर्य का प्रकाश आया, और सूर्य का प्रकाश, धूप आपको दिखाई दे रही कि धूप के चलने का मार्ग ये है। क्योंकि होता क्या है कि जो कोलाइडी कण, जो धूल आपने बनाई कमरे में, जो झाड़ू लगाने से जो धूल होगी, उस धूल की वजह से जो प्रकाश आता है ना अंदर, वो उन धूल के कणों पर टकराता है, और धूल के कणों पर जब प्रकाश टकराएगा तो उससे क्या होगा, धूल के कणों पर जब प्रकाश टकराता है तो उससे क्या होता है कि प्रकाश की किरणों को वे धूल के कण बिखेर देते हैं चारों तरफ। इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश के चलने का मार्ग हमें दिखाई देता है। वास्तविकता में प्रकाश के मार्ग में वे धूल के कण नजर आते हैं हमें, और इस प्रभाव को ही हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, जब प्रकाश कहाँ से गुजरता है, किसी कोलाइडी विलयन से या निलंबन से गुजरेगा, तो हमें प्रकाश के चलने का रास्ता दिखाई देगा। कभी कभी आपने देखा होगा सर्कस की लाइटें आसमान में दिखाई देती हैं कि यहाँ को जा रही लाइट, यहाँ को जा रही, वो टिंडल प्रभाव है। ठीक है, वो टिंडल प्रभाव है। कभी कभी धुएं में आपने लेजर लाइट चलाई तो लेजर लाइट चलने का रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, लेजर लाइट इधर से जा रही है, तो वो टिंडल प्रभाव है, टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। तो पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। हवा में बहुत सारे धूल के कण तो हैं ही, इन कणों में धुआं भी है, जल की सूक्ष्म बूंदें भी होती हैं, धूल के निलंबित कण भी होते हैं तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। जैसे आपकी मम्मी ने कमरे में झाड़ू लगाई तो आपको रास्ता नजर आएगा प्रकाश के चलने का। इन कणों से विसरित प्रकाश, विसरित माने जो बिखर गया, जो प्रकीर्णित हो गया, परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसके विषय में आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। कक्षा 9 में कोलाइडी कण पढ़ लिए थे, निलंबन पढ़ लिए थे। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। एक कमरे में धुआं है या धूल है
और कहीं से एक झरोके से या एक रोशनदान से या एक खिड़की से या दरवाजे के कहीं से प्रकाश यदि अंदर आएगा तो उसका रास्ता आपको दिखाई देगा। ठीक है, सर्कस की लाइट में आपको यही इफेक्ट नजर आता है। कहीं धुआं या धूल हो और आप अपनी लेजर लाइट चला दो तो लेजर लाइट के चलने का रास्ता आपको दिखाई देगा। या फिर जब मार्केट में, बाजार में, सड़कों पर धूल होती है और आप अपनी लाइट जो स्कूटर की है जब उसे ऊपर की तरफ करते हो तो धूल ज़्यादा नजर आएगी आपको, और यदि लाइट को नीचे कर दिया तो कम नजर आएगी। आप उसे लाइट को बंद ही कर दो, ऐसा लगेगा कि बाजार में धूल है ही नहीं या रास्ते में धूल है ही नहीं। तो प्रकाश के चलने का मार्ग जो दिखाई देता है ना कणों की उपस्थिति में वायुमंडल के या फिर कोलाइडी विलयन के या निलंबन के, उसे हम प्रकाश के किरणों के रास्ते को दिखाई देने को ही हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों के दृश्य, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के वितान यानी कैनोपी, घने जंगल में आपने देखा होगा कहीं से रोशनी आ रही, पेड़ों के बीच में सर उसका रोशनी का रास्ता दिखाई दे रहा आपको, से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं। ठीक है, जंगल के कुहासे का मतलब जंगल में कोहरा है और वहां फिर धूप भी निकल गई तो वहां भी आपको रास्ता दिखाई देगा। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण यानी जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसका जो रंग है वो प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण, ध्यान से समझना, जो छोटे कण हैं वायुमंडल में मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। इसीलिए तो आसमान नीला दिखाई देता है हमें। आसमान हमें नीला इसलिए तो दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल के जो छोटे छोटे सूक्ष्म, जो कण जितना छोटा होगा वो नीले प्रकाश को ज्यादा फैला देगा, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। जो बड़े साइज के कण हैं वे ज्यादा तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को फैलाएंगे। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है, यानी सफेद रंग का भी दिख सकता है प्रकाश। ठीक है, देखो ये बात यहां लिखी हुई है, देखना जरा, यहां लिखी हुई है कि, एक मिनट रुक जाओ जरा, ज्यादा ऊपर चला गया, यहां रखते हैं, यहां। अब तो दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई नहीं दे रहा, चलो कोई बात नहीं। तो प्रकाश सफेद रंग का भी दिखाई दे सकता है यदि बड़े बड़े पार्टिकल हैं निलंबन जैसे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका पता चल गया। एक बार थोड़ी सी बात, एक चीज समझा देता हूँ आपको। मान लो आपके पास एक बर्तन है इस तरह का, और इस बर्तन में आपने क्या काम करा, इसमें आपने पानी लिया और पानी में घोल दिया आपने गोंद, तो आपको एक कोलाइडी विलियन मिल जाएगा, एक कोलाइडी विलियन बन जाएगा। और यहाँ से आप लेजर लाइट, इसके अंदर से यहाँ आपने लेजर लाइट ले रखी है और लेजर लाइट से आप प्रकाश डाल लो इसके अंदर, तो प्रकाश के चलने का मार्ग यहाँ दिखाई देगा आपको। लेजर लाइट की रोशनी जहाँ से जाएगी ना वो दिखाई देगा रास्ता अंदर। ठीक है, बाहर दिखाई नहीं देगा, अंदर दिखाई देगा। तो ये है टिंडल प्रभाव। आप कमरे में बहुत सारी धूप बत्ती जला दो या अगरबत्ती यहाँ इस जगह टेबल पे अपनी, और उसके बाद लेजर लाइट को देखो, लेजर लाइट उसके अंदर से गुजारो तो धुएं के अंदर से, जो अगरबत्ती या धूप बत्ती का धुआं है उसके अंदर से जब लेजर लाइट की रोशनी निकलेगी ना तो उसके चलने का रास्ता दिखाई देगा। यह है टिंडल प्रभाव, तो इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। यह था ना हेडिंग, टिंडल प्रभाव। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइडी विलयन से गुजरती हैं या निलंबन से गुजरती हैं या धूल के कणों से गुजरती हैं तो प्रकाश के चलने का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और इस घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, आगे चलें। देखो अब हमें सीखना है, समझ में आ गया होगा हेडिंग देखते ही आपका, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? क्योंकि स्वच्छ आकाश में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं और बहुत छोटे छोटे कण सूर्य से आने वाले सातों रंगों में से नीले रंग को सबसे ज्यादा बिखेरते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। तो सबसे ज्यादा नीला रंग बिखरेगा और आकाश हमें नीला ही दिखाई देगा।
तो नीला आकाश इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में हवा में छोटे छोटे कण हैं। यदि आप वायुमंडल से बाहर चले गए ना, ऊपर हवाई जहाज में या उसमें रॉकेट में बैठ के हवा वायुमंडल से भी ऊपर चले गए, तो फिर आसमान नीला नहीं दिखाई देने का, क्योंकि वहां निर्वात है। वहां तो आपको काला दिखाई देगा आसमान, ठीक है, क्योंकि वहां कण ही नहीं है, और कण नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन कौन करेगा? कोई भी नहीं करने का। तो यहां लिखा हुआ है कि वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। यानी नीले रंग के प्रकाश को ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं वे छोटे छोटे कण जो हवा में हैं। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुना है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी छोटी तरंगदैर्ध्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, यानी बिखेर देते हैं, फैला देते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। जब बहुत ऊंचाई पर कोई उड़ रहा होगा तो आसमान में, वहां वायुमंडल ना के बराबर है, वहां कोई भी प्रकाश को, नीले को बिखेरेगा नहीं, प्रकीर्णित नहीं करेगा, क्योंकि कण ही नहीं है ऊपर। इसलिए आसमान कैसा दिखाई देता है? काला, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल ही बहुत कम है। संभवतः आपने देखा होगा कि खतरे के संकेत यानी सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। जितने भी खतरे के निशान हैं वे लाल रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, लाल रंग के प्रकाश के चलने की स्पीड सबसे ज्यादा है, लाल रंग के प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, बिखरता कम है और सीधा ज्यादा जाता है। सूरज उगते समय और छिपते समय लाल रंग का दिखाई देता है ना, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा है। जब सूर्य उगता है या छिपता है तो सूर्य से सातों रंग के प्रकाश दौड़ लगाते हैं, और सातों रंग के प्रकाश में सबसे तेज स्पीड है लाल रंग की, तो लाल रंग ही हमारे तक सबसे पहले पहुंचता है। इसलिए उगते और छिपते समय लाल रंग का दिखाई देता है सूर्य, क्योंकि लाल रंग की रेस लगाने की स्पीड सबसे ज्यादा है, उसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा है ना। समझ रहे? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं आपको कहूं कि एक तो छोटा सा बच्चा है 2 साल का जिसने अभी चलना सीखा है पैदल, और एक आदमी है जिसकी हाइट है 6.5 फीट, और मैंने दोनों को कहा कि आपको 20-20 कदम रखने, तो वो जो 2 साल का बच्चा है वो 20 कदम में कितना चलेगा, और जो 6.5 फीट का आदमी है वो 20 कदम में कितना चलेगा? तो कदम तो दोनों ने 20-20 ही रखे, पर कौन आगे निकल जाएगा? वो बड़ा आदमी, और वो बच्चा 20 कदम में शायद उसकी आधी दूरी भी ना तय कर पाए। तो वो जो छोटा सा बच्चा है उसके कदम छोटे छोटे हैं। जिस तरह हम बच्चों के और आदमी के कदम देख रहे हैं ना, इसी तरह ये जो अलग अलग रंग के प्रकाश होते हैं इनकी तरंगदैर्ध्य होती हैं। तरंगदैर्ध्य बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम है, ठीक है। एक तरंग एक दोलन में या एक कंपन में चली गई दूरी। देखो, तो हम खतरे के निशान लाल इसलिए बनाते हैं क्योंकि लाल रंग की खासियत यह है, एक तो उसकी चलने की स्पीड सबसे तेज है, और दूसरी खासियत यह है कि लाल रंग का जो प्रकाश है वो सबसे कम प्रकीर्णित होता है, वो सीधा जाएगा, बिखरेगा कम, कम बिखरेगा, ठीक है। क्या आप इसका कारण जानते हैं कि खतरे के निशान लाल ही क्यों बनाए जाते हैं? लाल रंग कोहरे तथा धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। तो लाल रंग में प्रकीर्णन ही सबसे कम होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो। आगे चलते हैं। आपने क्या सीखा इस चैप्टर में वो देख लो बस, क्या क्या सीखा, ठीक है। आपने क्या सीखा? सबसे पहली बात क्या सीखी? देखो, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी नेत्र लेंस द्वारा आंख अपनी फोकस दूरी को वस्तु की स्थिति के अनुसार बार बार बदल लेना,
इसे कहते हैं समंजन क्षमता। एक तो यह बात याद रखनी है। फिर वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, पता चल गया। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसे निकट बिंदु भी कहते हैं। दृष्टि के सामान्य अपवर्तनांक दोष हैं निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष तथा जरा दूरदृष्टिता। निकट दृष्टि यानी निकट दृष्टिता, इसमें क्या होता है, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने बनता है, यानी पहले ही बन जाता है दृष्टि पटल से, रेटिना से पहले ही, और इसे उचित क्षमता के अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक है। और दीर्घ दृष्टि में या दूर दृष्टिता में क्या होता है, पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनते हैं, यानी हमारा जो रेटिना है उससे भी पीछे, और इसे उचित क्षमता के उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। वृद्धावस्था में नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। वृद्धावस्था में इसे हम क्या कहते हैं, 3 प्रकार के पढ़े थे ना, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। तो जरा दूरदर्शिता आती है वृद्धावस्था में। अगला नंबर, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन, यानी जब श्वेत प्रकाश को आपने प्रिज्म के अंदर से गुजार दिया तो 7 रंगों में तोड़ दिया उसने, इस विभाजन को विक्षेपण कहलाता है या वर्ण विक्षेपण। ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल रंग का प्रतीत होता है। तो वर्ण विक्षेपण के कारण होता है ऐसा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब सूर्य उग रहा है या छिप रहा है तो चल तो रहे 7 प्रकाश वहां से, पर 7 प्रकाश में से जो नीला प्रकाश है वो तो फैल ही गया, सारे में बिखर गया। लाल प्रकाश ही उतनी दूरी तय कर पाया। उसके 2 कारण थे, एक तो उसमें प्रकीर्णन सबसे कम होता है और एक तो उसका वेग सबसे ज्यादा होता है, इसलिए लाल प्रकाश ही पृथ्वी तक पहुंच पाया। इसलिए उगते समय और छिपते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटे, स्क्रीनशॉट। अब देखो, ये जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। यदि आपके समझ में आया है चैप्टर सही तरीके से तो जल्दी से दिल बना दो, आग बना दो, दिल बना दो, आग बना दो कमेंट बॉक्स में। और बेटे बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।